और जब हम वहाँ मौके पर गए थे तो हमने ये देखा था कि वहाँ पर हमारे एक साथी को घूस देने की कोशिश करी किसी माइन ऑपरेटर ने। उसने उसको हाथ से इशारा किया जब हम स्लोप में जा रहे थे, तो उन्होंने आपत्ति करी कि आप ये क्या कर रहे हो। तो हालांकि उसका ऑपरेटर का ये कहना था कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप धीरे धीरे जाइए नीचे। लेकिन वो बाद में जब हम होटल पे पहुँचे तो हमारे पीछे पीछे आने लगा। तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो उसने एक वहाँ पर कुछ ऐसी बात कही हमारे साथी से कि हमें उसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एसपी को फ़ोन किया, एसपी ने मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप चौकी में जाइए कंसर्न। हम चौकी से 40 किलोमीटर दूर आ चुके थे। हम वापस चौकी में गए। वहाँ गए तो चौकी इंचार्ज ने हमारी कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। जब मैंने उसको बताया कि हम हाई कोर्ट से आए हुए हैं और मैंने डीआईजी साहब को सूचित किया, तब उन्होंने हमारी कंप्लेंट पे एक मुहर लगा कर दी। जब उनसे पूछा, उन अधिकारियों से जवाब मांगा, तो उसी बीच में जो ग्रामीण हमारे विरोध कर रहे थे, उनके घर में छापा पड़ता है बिजली विभाग का। रात को 3-3 लाख के हर याचिकाकर्ता के चालान हो जाते हैं। एसडीएम साहब स्वयं उनके घर आते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी याचिका वापस ले लो। अब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का रोल आता है। उन्होंने एक संशोधन किया 2007 में। उसमें संशोधन में ये लिखा कि जो आबादी है उससे 500 मीटर की दूरी निर्धारित होगी, और जो इस 500 मीटर की दूरी में जो स्टोन क्रशर्स आएंगे उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, उनको विस्थापित किया जाएगा, उनको हटा के दूसरी जगह लगाया जाएगा। और साथ में ये भी किया कि नए कोई स्टोन क्रशर आबादी में 500 मीटर की दूरी में नहीं लगेंगे। तो वो तो एक डिसीजन हो गया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी अमेंड कर दी। लेकिन ठीक 14 दिन बाद मुख्य सचिव एक पत्र लिखते हैं पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को कि अभी ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने किया है इसको हम होल्ड पर रख रहे हैं कि आप पहले स्टडी कर लें कि विस्थापन के दायरे में कितने आ रहे हैं। तो जो नैनीताल ज़िले की स्टडी है वो आपको जाननी चाहिए कि उस समय 2008 में 2007 में यहाँ पर 27 स्टोन क्रशर थे, जिसमें से कि तत्कालीन जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 27 में से 25 विस्थापन के दायरे में आ रहे थे। या तो वो जंगल की रोड पर स्थित थे, जंगल की भूमि पर स्थित थे, या जंगल से उनकी दूरी प्रॉपर नहीं थी, या आबादी से दूरी उनकी 500 मीटर के अंदर थी, या फिर किसी न किसी प्रकार के मानक जो हैं उनका उल्लंघन में वो लगे हुए थे कई वर्षों से। तो जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी कि ये हमारे यहाँ 25 आएंगे। ऐसे हर ज़िले से रिपोर्ट आई और बड़े पैमाने पे कई ज़िलों से ये रिपोर्ट आई कि हमारे यहाँ इतने स्टोन क्रशर हटाने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े करोड़ों के इस्टेब्लिशमेंट्स को शिफ्ट करने के लिए कोई लॉबी सक्रिय हो गई। गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन जो होल्ड पे रखा हुआ था उसको ही बदल दिया और ये कह दिया कि हम नई पॉलिसी ले आए हैं 2008 में, और अब ये होगा कि जिन स्टोन क्रशरों को हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक विस्थापन के दायरे में आना था उनको हम समय देते हैं 6 महीने का कि वो 6 महीने शिफ्ट कर लें। तो वो मामला चलता रहा, 6 महीने भी पूरे हो गए। 6 महीने बाद फिर एक नई पॉलिसी आती है, उसमें वो कहते हैं 2009 आ गया, 2009 में फिर पॉलिसी आ गई कि हम फिर आपको एक्सटेंशन देते हैं, फिर 2 साल का एक्सटेंशन देते हैं। फिर नई पॉलिसी आ गई कि 2017 में कि हम आपको 1 साल का और एक्सटेंशन देते हैं। फिर 2019 में एक नई पॉलिसी आ गई स्टोन क्रशर इम्प्लीमेंटेशन की कि अब हम आपको एक्सटेंशन नहीं दे रहे, अगर आप अपने प्लांट्स को टिन से कवर कर लेंगे तो आपको विस्थापन की आवश्यकता नहीं होगी। तो उस मामले को लेके हम हाई कोर्ट भी गए। हमने कहा कि कोर्ट की डायरेक्शन का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने जो मानक बनाए थे आबादी के वो ओरली नहीं बनाए थे। हाई कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसमें कई साइंटिस्ट थे, कई उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो साइंटिफिक बॉडीज़ हैं उनके लोग थे, और चिकित्सक थे हमारे यहाँ के एक नामचीन चिकित्सक हैं डॉक्टर नीलाम्बर भट्ट, ये भी उसके मेंबर थे। तो इन लोगों ने ये सजेशंस दिए जिसको कोर्ट ने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसको ब्यूरोक्रेसी ने बाईपास कर दिया। उसके बाद 2019 में जो एक्सटेंशन दिया गया, 2020 में फिर वो बढ़ गया, फिर 2021 में नई पॉलिसी आई, उसमें से वो एक्सटेंशन ही गायब हो गया। यानी कि एक तरह से हाई कोर्ट के ऑर्डर को संस्थागत तरीके से बाईपास किया गया। वो शिफ्टिंग आज भी नहीं हुई है, वो सारे प्लांट्स आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। आज भी आबादी से जो दूरी के उल्लंघन में लगे हुए थे वो स्टोन क्रशर्स आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से पॉलिसीज़ का यूज़ करती है किसी लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वहाँ पर जिलाधिकारी के कार्यालय का रिनोवेशन डीएमएफ के फंड से हुआ है, वहाँ फर्नीचर खरीदा गया है, और वहाँ पर सैलरीज दी जा रही, नए वाहन खरीदे गए हैं, और खनन क्षेत्रों से आने वाले पैसों का कुछ टूरिस्ट स्टेशंस के डेकोरेशन, वहाँ की सुंदरता के लिए और वहाँ के रिपेयरमेंट के लिए यूज किया गया है। कई जगह डीएमएफ का पैसा पेंटिंग्स बनाने के लिए दूसरे शहरों में यूज़ किया जा रहा है। तो वो जो स्थान है, जैसे अभी ये कांडा में आप देख रहे हैं, बागेश्वर में देख रहे हैं, या आप भावर में जहाँ भी स्टोन क्रशर हैं उन गाँवों की सड़कों को आप देखेंगे
या जहाँ माइनिंग होती है उन जगह जहाँ से डंपर गुजरते हैं उन सड़कों को देखेंगे, तो वहाँ वो खर्च होना चाहिए। वो उसमें दो तरह के डेफिनेशन में ही है एक्ट में कि जो प्रायोरिटी एक्सपेंसेस होंगे आपके, तो उनमें खर्च ना होने के बजाय, सेकेंडरी एक्सपेंसेस में भी ना खर्च होने के बजाय एक्स्ट्रा वैकेंसी में, मतलब जिलाधिकारी कार्यालय के डेकोरेशन में वो पैसा खर्च हो रहा है। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि एक ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा वर्ग है जिसने इन सारी बेनिफिशियल स्कीम्स को हाईजैक कर लिया है। उत्तराखंड जो है मेजरली गवर्नड बाय ब्यूरोक्रेट्स है। यहाँ पॉलिटिशियंस की भूमिका, नीति नियंताओं की जो भूमिका जिनको हम चुन के भेजते हैं, वो सेकेंडरी है। आप वो अगर कोई निर्णय लेते भी हैं तो उसको उसके लूपहोल्स बताने की क्षमता हमारी ब्यूरोक्रेसी रखती है। जैसे हम बागेश्वर वाले में डीएमएफ वाले पे देख रहे थे कि बार बार ये बात मेरे ख्याल से हाई कोर्ट की रिपोर्ट में भी आई थी कि जिलाधिकारी को जो ऑफिस है उस पर खर्च कर रखा था। ये लीगली, मतलब मॉरली तो पूरा गलत है, लेकिन क्या ये लीगली भी गलत है पूरी तरीके से? इसके लिए सजा या इस तरह की कुछ कोई चीज़ होती है? जैसे मतलब जैसे कोई आईएएस अधिकारी होगा, वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि डीएमएफ का फंड है, कुछ तो लूप होल उसने कुछ ने निकाला हुआ। ये लूप होल कैसे निकालते हैं फिर? ये तो बड़े लेवल पे अधिकारियों के इस तरीके के की चीज़ें हो गई। आप जब ग्राउंड पे कहीं पर को देखते हैं, आप हाई कोर्ट की ओर से भी गए, तो उस टाइम पीरियड में इन लोगों का आम लोगों के प्रति किस तरीके का बर्ताव रहता है? पीरियड में जहाँ की राज्य सरकार का 5 साल का कार्यकाल और मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना है वो मुख्यमंत्रियों को नहीं पता होता उत्तराखंड के बारे में, तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए। अगर माइनिंग के लिए कोई पॉलिसी बन रही है या एक्सट्रैक्शन के लिए कोई पॉलिसी बन रही है, तो वो सिर्फ उस साल का राजस्व क्या है, उस साल का माइनिंग से होने वाला राजस्व क्या है, हमें कौन सा तमगा मिलने वाला है, और उसमें लीगल माइनिंग से हमने इतना अर्न कर लिया। तो ये सब चीज़ों के लिए ही देखा जा रहा है। लेकिन उसके लॉन्ग टर्म रिपरकशन क्या होंगे, क्या आने वाले 20 साल में जिन क्षेत्रों में खनन किया जा रहा है वहाँ के लोग वहाँ रहने लायक भी रहेंगे, क्या वो वोटर वहाँ एग्जिस्ट भी करेंगे, ये सब देखने वाला आज शायद कोई नहीं है गवर्नमेंट में। हाईकोर्ट ने जो बागेश्वर खड़िया खनन पर प्रतिबंध लगाया था, उसके खिलाफ कुछ कारोबारी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया हुआ है। इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने युवा अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को न्याय मित्र नियुक्त किया था। बागेश्वर खड़िया खनन मामले के साथ उत्तराखंड में खनन और पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हम बातचीत कर रहे हैं युवा अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली से। आप एक लंबे समय से बागेश्वर में या फिर उत्तराखंड में खनन के मामलों को देख रहे हैं। हाई कोर्ट में भी कई बार आपकी पीआईएल वगैरह जा चुकी हैं जैसे, तो आप ये जब अभी हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है पूरी बागेश्वर खनन को लेकर, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी बागेश्वर में हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं उसको लेकर अभी चर्चा हो रही है, लेकिन मैं आपको इससे बहुत पीछे ले जाना चाहूँगा कि 1986 में जब यहाँ पर शायद 3 या 4 खड़िया खदानें थी, तो उस वक्त एक सेंट्रल कमेटी थी, एक उसने यहाँ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया था उन खानों का। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स एक संस्था है, उसकी ओर से कमेटी अपॉइंट हुई थी। तो उसने जब यहाँ स्टडी किया तो एक चौड़ा स्थल एक जगह है और फरसाली एक जगह थी और एक दानपुर में एक माइन थी। तो उन 3 जगहों का, मज़दूरों की स्थितियों का, वहाँ से होने वाले दुष्प्रभावों का उन्होंने व्यापक अध्ययन किया। और उस समय क्योंकि इतनी तकनीक नहीं थी तो उनको बहुत ज़्यादा समय लगा, इसमें 6-8 महीने लगे पूरा स्टडी करने में। तो उन्होंने जो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, वो रिपोर्ट ये कहती है कि ये अभी शुरुआत है, इसको यहीं शुरुआत पर ही रोक देना चाहिए और यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, रोजगार के कोई नए साधन पैदा करने चाहिए, क्योंकि ये जो व्यापार है यहाँ के लिए घातक है और साइंटिफिक रूप से भी घातक है, क्योंकि ये सिस्मिक जोन 5 में आने वाला इलाका है, हाई रिस्क जोन में है। और इसके जो प्लेटाऊ हैं जो उसके, और जो उसका उसको भूगर्भीय संरचना देखें आप उसकी, तो वो इतनी रिस्की है कि वहाँ पर अधिक मात्रा में लंबे समय तक सोप स्टोन का अगर खनन किया जाएगा तो वो उस ज़िले की टोपोग्राफी के लिए, वहाँ की जियोलॉजी के लिए, इकोलॉजी के लिए मुफीद नहीं होगा। तो उस ये मेरे ख्याल से 80 में तो खनन शुरू हुआ था वहाँ पर। हाँ, 80 में शुरू हुआ था, तो 6 साल शुरुआत बाद में ये गिरा था। हाँ, 6 साल बाद ये स्थिति आ गई थी वहाँ अच्छा। पर उन 3 जगहों पर। तो उन्होंने इसको ना बढ़ाने के लिए दिया। फिर क्या हुआ कि बागेश्वर में खनन के पट्टे जारी होते रहे। पहले ये था कि इतनी बड़ी मात्रा में नहीं थे, क्योंकि उसका एक असेसमेंट होता था कि निश्चित
मात्रा कितनी है, कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। और शुरुआत में जो कंपनीज आई यहाँ पे, तो वो या तो इनकॉर्पोरेटेड कॉरपोरेशन थे, बड़ी संस्थाएं थी, या फिर लोकल ऐसे बड़े व्यवसायी थे जो कि स्थानीय उसके पर्यावरण के संरक्षण में भी यकीन रखते थे। उसके बाद 2015 में एक संशोधन आया सेंट्रल MMRD एक्ट में, माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में, और उसका जो शेड्यूल है उसमें मेजर मिनरल की कैटेगरी से माइनर मिनरल में रख दिया गया सोपस्टोन को। तो मेजर मिनरल और माइनर मिनरल का अंतर ये होता है कि मेजर मिनरल जिनको सेंट्रल अथॉरिटीज़ गवर्न करती हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ माइंस गवर्न करता है, केंद्र सरकार का एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री गवर्न करती है, और सेंट्रल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी गवर्न करती है। 2015 के बाद ये पूरी तरह राज्य के हाथ में आ गया, क्योंकि मेजर मिनरल से रेता बजरी की तरह माइनर मिनरल हो गया। तो माइनर मिनरल की परिभाषा में आने के बाद से लगातार बागेश्वर में अनरेस्ट्रिक्टेड पट्टे जारी हुए हैं। अभी वर्तमान में 160 के आसपास वहाँ पट्टे हैं, जो ऑफिशियल जो डेटा है। और इसके अलावा इसमें ये परिवर्तन आया कि जब से राज्य सरकारों के हाथ में ये आया, तो इसमें जो व्यवसायी थे वो इनकॉर्पोरेटेड कॉरपोरेशंस, बड़ी कंपनियों के बजाय छोटी छोटी पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म या कोई पट्टेदार, उनके नाम पर बाहर के व्यवसायियों ने इस बिज़नेस को एक तरह से एक्वायर कर लिया, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट किसी बाहर के व्यक्ति ने किया। स्थानीय लोगों के, कुछ लोगों के स्थानीय भी हैं, लेकिन अधिकतर केसों में स्थानीय लोग नाम मात्र के लिए। अगर हम परसेंटेज में बोलें तो इसको परसेंटेज में बोलें तो ये होगा 70-30 का रेशियो। 70 बाहर वाले, 70 में बाहर वालों के स्टेक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह 100% उनका स्टेक है, लेकिन उनके बड़े स्टेक्स हैं। तो क्योंकि लाइजनिंग का पार्ट और जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस का पार्ट है वो वही लोग करते हैं, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं कर पाता जिसके नाम से पट्टा है। तो लाइजनिंग मतलब घूसखोरी भी कह सकते हैं इसको। घूसखोरी भी उसका एक पार्ट है, लेकिन लाइजनिंग ये भी हो सकती है कि अपनी फाइल को जल्दी चलवाना, उस पर जल्दी रिकमेंडेशन करवाना, ये सब चीज़ें। क्योंकि अगर आप लाइजनिंग का पार्ट देखेंगे तो वो मार्केटिंग से लेके, परचेज से लेके, उसकी एक्सकेवेशन से लेके हर चीज़ में लाइजनिंग इन्वॉल्व है। तो वो बड़े प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके स्टेक्स हैं, किसी के 60%, 40%, 10% हो सकते हैं, कम ज़्यादा, लेकिन वो इन्वॉल्व हैं। वो लिस्ट बता रही है, उनके एड्रेसेस बता रहे हैं उन कंपनियों के। तो और अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो वो परचेज में इन्वॉल्व हैं। वो अगर बागेश्वर तक नहीं जा रहे हैं तो उन्होंने हल्द्वानी में अपने परचेज स्टोर रखे हुए हैं, जहाँ से वो मेटल उठाते हैं, प्रोसेस करते हैं, आगे ले जाते हैं। कलकत्ता के लोग, कानपुर के लोग तक उसमें हैं। तो ये 2015 के बाद जो स्थिति आई, ये धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती गई। जब से स्टेट के हाथ में आया तो रेगुलेशंस धीरे धीरे उनका इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर होता रहा। उसके बाद 2022 में मैं आपको बताता हूँ, 2022 में हमको एक अन्य मामले में मैं ग्रामीणों की ओर से पैरवी कर रहा था। गुलम और परगढ़ 2 गांव हैं कपकोट तहसील में, जो कि मुख्य जो सड़क है वहाँ की पिंडारी रोड है, उससे 17 किलोमीटर लगभग कच्चे रास्ते पर ऊपर जाकर है। तो वहाँ पर माइनिंग हो रही थी, 2 माइंस वहाँ पर थी, और अनरेगुलेटेड तरीके से माइनिंग वहाँ हो रही थी। घरों में दरारें, जो आज आप कांडा में सुन रहे हैं, ये वहाँ पहले हो चुका है। हम लोगों को कोर्ट ने भेजा, कोर्ट कमिश्नर भी भेजे, एक रिटायर्ड IFS ऑफिसर, और काफ़ी लोग हम वहाँ गए थे। संबंधित 12-13 अधिकारी, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, याचिकाकर्ताओं की तरफ से मैं भी वहाँ गया था। तो जब हम उस गांव में पहुँचे तो हमारी जो गाड़ी थी वो बीच में ही फंस गई, पूरा कच्चा रास्ता था। फिर किसी तरह हम वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँच कर देखते हैं तो एक पहाड़ी पर सामने की तरफ आपको हिमालय दिखाई देता है, पूरी हिमालय की श्रृंखला दिखाई देती है, और दूसरी तरफ आप गांव की तरफ देखते हैं तो आपको सफ़ेद गड्ढे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पैमाने पर। तो उसमें जब वहाँ पे स्टडी किया गया, कोर्ट के सामने रिपोर्ट रखी गई, तो कोर्ट ने इमीडिएटली ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट वहाँ माइनिंग स्टॉप कर दी। और यहाँ तक कि कोर्ट का ये भी आदेश है कि उस गाँव में कोई नया पट्टा जारी ही ना किया जाए जब तक मुकदमे चल रहे हैं। तो उस गांव की स्थिति देखने के बाद वहाँ पर जब तहसीलदार और SDM को बुलाया गया था हमारी इंस्पेक्शन टीम के समय, तो ग्रामीणों ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ कभी आते ही नहीं है। वो उस गांव में पहली बार आए थे, जबकि जो माइन की रिन्यूअल की एनुअल रिपोर्ट है, कंप्लाइंसेस की रिपोर्ट है, उसमें तहसीलदार के भी हस्ताक्षर होते हैं, SDM के भी होते हैं, और वो रिपोर्ट्स लगातार जा रही थी। तो इस तरह के प्रश्न है कि जो रेगुलेशन है, जब तहसीलदार, SDM और या DFO भी वहाँ पहली बार गए थे, तो वहाँ पहुँच ही नहीं रहे। और उस माइन पे ये आरोप था कि उन्होंने आसपास लगे हुए वन क्षेत्रों में भी खनन किया था,
आसपास के खेतों में भी खनन किया था अपनी माइन की लैंड के अलावा, और जो डेप्थ उनको प्रोवाइडेड है उससे ज़्यादा खनन किया था, और मैकेनाइज माइनिंग की थी जो कि वहाँ उनकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में परमिटेड नहीं है। तो जब वो दृश्य हमने देखा और कोर्ट को हमने वो स्थिति सारी बताई, तो कोर्ट ने उसकी व्यापकता को देखते हुए दोबारा इंस्पेक्शन करवाया उसी गाँव में, दोबारा टीम भेजी तो उसमें भी यही आया रिपोर्ट में कि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा घातक हैं कि अगर यहाँ माइनिंग और कंटिन्यू की गई तो इस गांव का अस्तित्व कुछ दिनों में मिट जाएगा। तो वो जो रिपोर्ट्स मैंने देखी, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को जब हमने 2022 में उस मामले में पढ़ा, तो ये चीज़ सामने आई कि एक स्टेट में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है उत्तराखंड का, जो कि पर्यावरण समाघात प्राधिकरण नाम से जाना जाता है, जो कि EIA नोटिफिकेशन के तहत स्टेट में गठित है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हाँ, चल रहा है तो जो उसको क्लियरेंस हाँ देता है। उसमें एक निर्धारित है 5 एकड़ से ऊपर की क्षमता या इस प्रकार के जो उद्योग हैं, तो वो जो परमिशन वो देते हैं तो उसमें कोई 32 या 33 कंडीशंस होती हैं जो आपको कंप्लाई करनी होती है। उसके पहले आपको एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का रिपोर्ट भी देनी होती है, EMP देनी होती है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान देना होता है, जिसके बेसिस पे वो परमिशन आपको ग्रांट की जाती है। तो जो वो 32 कंडीशंस हैं, मैंने मौके पर देखा कि उन 32 में से शायद 3 भी कंप्लाई नहीं हो रही थी, क्योंकि जो मैकेनाइज्ड माइनिंग की उसमें कंडीशन थी, तो वहाँ पर सिर्फ ये था कि अर्थ की अपर क्रस्ट को ब्रेक करने के लिए आप मैकेनाइज्ड हैमर का यूज़ करेंगे, जो कि JCB मशीन के आगे नुकीला पंजा लगता है, एक नोक सी लगती है सिंगल वाला, सिंगल वाली लगती है, जिससे उसको ब्रेक किया जाता है। उसके बाद का जो मेथड इन्वायरमेंट क्लियरेंस में लिखा हुआ है वह है ओपन कास्ट मैनुअल मेथड, कि यानी कि मजदूरों के माध्यम से होगा। तो उसमें जो डेप्थ उनकी निर्धारित थी वो थी कि प्रथम 5 वर्ष में वो 3 मीटर ही करेंगे। तो उनकी जो नई माइन थी जिसको 2.5 साल हुए थे, तो उसमें 10 मीटर वो ऑलरेडी खुदान कर चुके थे, वो उसकी रिपोर्ट में है। और उसकी कंडीशंस थी कि वो ट्रांसपोर्टेशन जो करेंगे माइन से, क्योंकि वो सिस्मिक जोन में आता है वो इलाका, भूगर्भीय संरचना उसकी इस प्रकार की संवेदनशील है, तो वहाँ थ्रू म्यूल्स मतलब खच्चरों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन दी गई थी कि मटेरियल को रोड हेड तक 18-20 किलोमीटर जो नीचे है उसमें खच्चरों से लाया जाएगा, खच्चर ही वहाँ से कट्टों में उसको लेकर आएंगे ताकि बड़े वाहनों का कंपन वहाँ ना हो। लेकिन माइन के अंदर तक टायर्स के ट्रैक्स बने हुए थे, उसमें डंपर्स का आवागमन हो रहा था। तो जब ये क्वेश्चन हमने उठाया तो बड़े आश्चर्य की बात है कि माइन ओनर ने एडमिट किया कि मैं यहाँ डंपर्स को लाता हूँ। उसने ये कहा कि मुझे जब म्यूल्स की परमिशन मिली थी तो तब यहाँ सड़क बगल में सड़क नहीं बनी थी, परंतु अब सड़क बन गई है तो मैं उस गांव से सड़क का प्रयोग करता हूँ, जबकि उसके एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान में ये नहीं था। तो उन ग्रामीणों की जिनके यहाँ से डंपर गुजर रहे थे उनकी शिकायत ये थी कि हमारे यहाँ सब धूल हो जाती है, हमारे खेतों में धूल भर जाती है और दिन भर यहाँ डंपर चलते हैं तो उससे ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस को चेक करने वाला कोई नहीं है। और जब उनसे जवाब मांगा गया स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से, तो उनका कहना है कि हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं है, हम कंडीशन ग्रांट कर देते हैं, हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे देते हैं, लेकिन ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि हमको बताए कि वायलेशन हो रहे हैं, तब हम उसको कैंसिल करेंगे। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है कि लाइसेंस ग्रांट जो संस्था कर रही है उसके पास हाथ पैर ही नहीं है, वो सिर्फ ग्रांट कर दे रही है, और जिनके पास हाथ पैर हैं, आंखें हैं जिनके पास, वो वायलेशन रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये बिज़नेस वहाँ पर चल रहा है, और इसमें न सिर्फ पर्यावरणीय बल्कि इकोनॉमी को लेके भी बड़े क्वेश्चन है कि रोज़गार किस प्रकार से दिया जा रहा है, मशीन्स कैसे यूज हो रही हैं। तो ये सब बड़े प्रश्न हैं जो कोर्ट ने 2022 में भी एड्रेस किए थे, परंतु अभी जब ये कांडा में ये घटना हुई कि कई गाँवों में मंदिर में दरारें आ गई, खेतों में दरारें आ गई, और सरकार ने उसका समाधान जो कोर्ट को बताया कि हमने कुछ जगह जहाँ खेतों में या रास्तों में पगडंडियों में दरारें आ गई वहाँ हमने विधायक निधि से या जिला निधि से उसमें दीवार बना दी है, जो कि शायद उसका समाधान साइंटिफिक है भी नहीं और पैसे की और बर्बादी है। तो वो उन्होंने बताया तो कोर्ट से संतुष्ट नहीं थी। दूसरा उन्होंने बड़ा अजीब सजेशन रखा कि हम ग्रामीणों को विस्थापित कर देंगे बजाय इसके कि हम रेगुलेट करें। ये लिखित में सजेशन है गवर्नमेंट, तो जिसको वहाँ विरोध किया गया, हम मेरे द्वारा भी विरोध किया गया कि कोर्ट का भी कहना था कि लोगों को अपनी ज़मीन से उठा के दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करना ये समाधान नहीं है, बजाय इसके कि जो आप वहाँ परमिशंस दे रहे हैं क्या आप उसको रेगुलेट कर रहे हैं, आप पहले वो देखें। तो खड़िया का जो कारोबार है, अभी जब कोर्ट ने बैन लगाया है सारी परिस्थितियों के बाद, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद, तो उसके बाद जब जो ग्रामीण है, मतलब मुझे लगता था कि 2, 4, 10, 12 गाँव होंगे जो ऐसे प्रभावित होंगे, लेकिन जब अभी मैं आपसे मिलने से पहले भी कुछ ग्रामीणों से मिल के आ रहा हूँ, तो उसमें इतनी व्यापक भयावह स्थिति है कि
एनओसीज़ के नाम पे लोगों का कहना है कि हम हल्द्वानी में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं और हमारी एनओसी साइन होकर हमारी ज़मीन पर परमिशन ले ली गई है। बहुत बहुत मामलों में फर्जी परमिशन, फर्जी एनओसी का भी एक उसमें बताया गया है कि लोगों के द्वारा शिकायत की गई है कि हमारी ज़मीनों पे जो पट्टे ग्रांट हुए हैं उसमें हमारी कोई सहमति नहीं है, या उनका कहना है कि हमको समुचित मुआवजे की धनराशि नहीं मिली है जहाँ परमिशन है भी। तो एक तरह से बड़ा जो नेटवर्क चल रहा है इसमें रेगुलेशन की बिल्कुल कमी है। राज्य सरकार ने 2015 से जब ये मामला इनके हाथ में आया तो इन्होंने रेगुलेशन को लेके कोई नेटवर्क ऐसा नहीं बनाया है कि जो टाइमली रिपोर्टिंग्स हों, फाइलें बनती हैं, फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लाइंसेस हो जाती हैं, रिन्यूअल्स हो जाते हैं और कई बार कैपेसिटी बढ़ानी होती है माइन की, वो बढ़ जाती है, लेकिन अल्टीमेटली कोई बड़ा इन्वायरमेंटल रेगुलेटर बन के वो संस्था सामने नहीं आई कि जो इसको परमिशंस दे रहे हैं उसको कंट्रोल करें या इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स को कंट्रोल करें। एक बड़ा विषय जो इसमें आता है कि जब आप माइन करते हैं तो जो सोप स्टोन है उसको उस डेप्थ तक माइन करते हैं जहाँ पानी निकल जाता है नीचे। तो सोप स्टोन की माइनिंग की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में एक प्राइमरी कंडीशन होती है कि जब आप फर्स्ट सीजन में माइनिंग करेंगे तो माइनिंग सीजन जब आपका स्टॉप होगा बरसात में, जून में, तो आप वहाँ पर बैक फाइलिंग करेंगे। बैक फाइलिंग का मतलब होता है कि आप उस एरिया को जो आपने गड्ढे बनाए हैं उनको भरेंगे और उनमें, क्योंकि बरसात का समय वेजिटेशन के लिए मुफीद होता है, आप उसमें पेड़ लगाएंगे जो कि सॉइल इरोजन ना करें। तो वो हर साल की प्रक्रिया नियमित कि आप माइन करते जाएंगे और आप बैक फाइल करते जाएंगे, आप पौधे लगाते जाएंगे, फिर आप अपने क्षेत्र की दूसरी साइट में जो आपको अलॉटेड है आप उसमें माइन करेंगे, फिर बैक फाइलिंग करेंगे। लेकिन जिन क्षेत्रों का हमने निरीक्षण किया था वहाँ बैक फाइलिंग सन 2012 से ही नहीं हुई थी। 2012 से 2022 10 साल में वहाँ बैक फाइलिंग नहीं हुई थी। जो गड्ढे थे वो वैसे ही बने हुए थे, गधेरों में मलबा भरा हुआ था। वहाँ पर स्थानीय भाषा में रोली कहते हैं, जो छोटी धाराएं होती है पानी की, वो सब लुप्त हो चुकी थी। तो स्थिति ये नहीं है कि आप सिर्फ माइन कर रहे हैं, मटेरियल ले जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ क्या छोड़ के जा रहे हैं? आप अगले 10, 20, 50 सालों के लिए उस इलाके को तबाह भी कर रहे हैं। तो उसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, जबकि उसके तरीके हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, बैक फाइलिंग है, वहाँ पर आपका वेजिटेशन जो है उसको लगाने की व्यवस्था है, पौधारोपण की व्यवस्था है। लेकिन जो पौधे भी लगाए जाते हैं वो नर्सरी से परचेज करके फ़ोटो लगा दी जाती है। हमने देखा कई मामलों में जो कि सिर्फ नर्सरी की फ़ोटो है, वो पौधे लगे भी नहीं हैं, उनको उसमें दिखाया जाता है, वो पौधे ज़मीन पर नज़र नहीं आते। अदरवाइज़ इतना व्यापक सॉइल इरोजन, घरों में दरारें आना, ये संभव नहीं है। वो एक जगह, दो जगह हो सकता है कि भूगर्भीय कारणों से दरारें आ जाएं, लेकिन एक पूरे ज़िले में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग तहसीलों में इस हर जगह से एक ही प्रकार की शिकायतें हुई तभी हो सकती है जब बड़े पैमाने पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को फॉलो ना किया जा रहा हो। मेरे को आपकी पूरी बातचीत से समझ में आ रहा है कि एक टाइप का नेक्सस बन रखा है खड़िया में। तो ये नेक्सस इस तरीके का बनना बिना अधिकारियों के शामिल हुए या फिर बिना प्रशासन के शामिल हुए ये पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि जो हमारे जितने भी पर्यावरण कानून हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि यानी कि आपका जो विकास होगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए, कि उसमें पर्यावरण और विकास दोनों को एक ही तराजू पे समानता से रखा जाए और ये ना हो कि विकास के नाम पे पर्यावरण की बहुत भारी हानि कर दी जाए। तो सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसी के लिए सारे रेगुलेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, कि वो चाहे वो स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, या पहले ज़िले में डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी बंद कर दिया, पर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स होती है, तो वो सब इसको रेगुलेट करते हैं। तो वो जो रेगुलेशन की स्थिति है वो बिल्कुल ही इस लेवल की है कि आप सोच सकते हैं कि कागज़ों में वो फाइलें बनती हैं, कागज़ों में रिन्यूअल होते हैं, कागज़ों में कंप्लाइंसेस होती हैं, तो ये बिना नेक्सस के संभव नहीं है। और जब हम वहाँ मौके पर गए थे तो हमने ये देखा था कि वहाँ पर हमारे एक साथी को घूस देने की कोशिश करी किसी माइन ऑपरेटर ने। उसने उसको हाथ से इशारा किया जब हम स्लोप में जा रहे थे, तो उन्होंने आपत्ति करी कि आप ये क्या कर रहे हो। तो हालांकि उसका ऑपरेटर का ये कहना था कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप धीरे धीरे जाइए नीचे, लेकिन वो बाद में जब हम होटल पे पहुँचे तो हमारे पीछे पीछे आने लगा। तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो उसने एक वहाँ पर कुछ ऐसी बात कही हमारे साथी से कि हमें उसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एसपी को फ़ोन किया, एसपी ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप चौकी में जाइए कंसर्न। हम चौकी से 40 किलोमीटर दूर आ चुके थे, हम वापस चौकी में गए। वहाँ गए तो चौकी इंचार्ज ने हमारी कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। जब मैंने उसको बताया कि हम हाईकोर्ट से आए हुए हैं और मैंने डीआईजी साहब को सूचित किया, तब उन्होंने हमारी कंप्लेंट पे एक मुहर लगा कर दी
तो ये तो स्थिति है। तो आप एक आम, हम फिर भी थोड़ी बहुत ये आप जानकारी रखते हैं। कौन से ईयर की बात कर ये रहे हैं? 2022 की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये स्थिति है कि हम तो मतलब फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन एक आम ग्रामीण जिसके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, तो वो क्या वो शिकायत करेगा तो कोई सुनने वाला है? मतलब आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। एक तरफ इतनी बड़ी नेक्सस है, इतनी बड़ी लॉबी है, और जिस माइन पे हाईकोर्ट ने स्टे किया था 2022 में गुलम परगढ़ में, तो उसकी हाईकोर्ट में ये परमिशन एप्लीकेशन आई थी कि मुझे पर डे 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पैमाना है इसके प्रॉफिट का, और क्या पैमाना है उन लोगों के द्वारा पूरे सिस्टम को हाईजैक करने की उनकी क्षमता का। ये भी क्या इतनी पॉसिबिलिटी है खनन में? हम लोग बार बार सुनते हैं कि खनन जो है पूरे स्टेट की पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है किसी तरीके से। क्या सच में इतना बड़ा इसका पैसा है इसमें? अगर खनन को देखें तो खड़िया तो इसका एक छोटा पार्ट है जो कि सिर्फ 30 करोड़ का रेवेन्यू देता है। अगर आप रिवर बेड माइनिंग को देखें, उसको लेके भी हमने पिछले कई सालों में कई मैटर्स में मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें स्टेट की जो पॉलिसीज़ होती हैं माइनिंग को लेके, उसमें इतने लूप होल्स हैं, और हर साल दर साल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, उसमें चेंज करती है, लेकिन वो चेंज किसके फेवर में करती है? अगर आप उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे स्टेट के, तो अगर शुरुआत से अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं आपको कि माइनिंग, रिवर बेड माइनिंग, अभी मैं सोप स्टोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ा दायरा है माइनिंग का स्टेट में, जिसमें RBM एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है नेशनल फॉरेस्ट एडवाइजरी बोर्ड, तो वो परमिशंस देता है माइनिंग की। क्योंकि यहाँ एक अलग स्थिति है कि जो रिवर है, नदी है, वो केंद्र की है, वो नदी राज्य सरकार की नहीं है। तो नदी से जब भी माइनिंग होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना आवश्यक है। आप छोटी बड़ी कैसी भी नदी छोटी बड़ी कैसी भी, अगर वो रिवर है, अगर आप जैसे कावेरी कृष्णा विवाद पढ़ते हैं राज्यों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सुलझाती है, उनके बीच में मध्यस्थता करती है, सुप्रीम कोर्ट भी उनको डायरेक्ट करती है। यानी कि नदियाँ स्टेट की पर्सनल पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, नदियों पे कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन नदी माइनिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, रिवर जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, संविधान की अनुसूचियों के हिसाब से भी 7th शेड्यूल में क्लियर है। तो अब नदी पे जब आप माइनिंग करेंगे तो आपको केंद्र की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप गौला में, शारदा में देखेंगे तो यहाँ वन विकास निगम माइनिंग करता है। वन विकास निगम जब माइनिंग करता है तो सेंट्रल की साइंटिफिक बॉडीज़ हैं जो आके यहाँ सर्वे करती हैं कि कितनी माइनिंग होगी, कितनी माइनिंग हो चुकी है, और कितनी माइनिंग इस वर्ष में परमिट की जा सकती है, कितना मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो उसमें GPS लगाने की व्यवस्था है, उसमें चौकी हैं, उसमें कांटे लगे हुए हैं, धर्म कांटे, उसमें उसको मेज़र करने की व्यवस्था है। तो एक प्रकार का कंट्रोल है जो वन विकास निगम माइनिंग करा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें इलीगल माइनिंग होने के चांस न्यून है, क्योंकि एक केंद्र सरकार का वॉचडॉग है जो उसको देख रहा है। लेकिन इसी के उलट आप देखेंगे कि इसके दायरे से बाहर निकलने के लिए राज्य सरकार ने निजी ज़मीनों पर माइनिंग की परमिशन दे दी थी पिछले कुछ सालों में, जिसमें कि निजी नाम भूमियों पर पट्टे प्रदान किए गए। प्राइवेट लोगों ने उसमें अप्लाई किया, उन लोगों ने उसमें एक्सट्रैक्ट किया, फिर रेवेन्यू लैंड्स पर पट्टे दिए गए, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्व नहीं है। अब उसी प्रकार का एक्सट्रैक्शन वहाँ वन विकास निगम कर रहा है और यहाँ आप कर रहे हैं। तो उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो वन विकास निगम जो माइनिंग करता है वहाँ पर सिर्फ चुगान की अनुमति है। उत्तराखंड में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सोप स्टोन जो आपकी सैंड माइनिंग रेगुलेशंस हैं 2020 के और 2016 के, वो उत्तराखंड को उस कैटेगरी में डालते हैं जहाँ सिर्फ मैनुअल माइनिंग हो सकती है, जहाँ पर मैकेनाइज्ड माइनिंग परमिटेड नहीं है। सैंड रिवर बेड मटेरियल एक ही कैटेगरी में आता है। तो जो आपका यहाँ पर चुगान होगा, यहाँ पर खनन नहीं होगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पर चुगान होगा, पिकिंग अप ऑफ दैट पाइल, कि आप वहाँ मैनुअल लेबर लगाएंगे, लेबर उसको उठाएंगे, उसके ढेर बनाएंगे, फिर उसको छांटेंगे और अलग अलग ट्रकों में रख के आप ले जाएंगे। तो उस प्रकार की एक व्यवस्था आप गौला में इसको देखते चला रहे होंगे कि बिहार से बड़े यहाँ मजदूर आते हैं, फिर वो माइनिंग सीजन में रहते हैं, वो क्योंकि यहाँ पे मानव शक्ति से खनन करने का ही सिस्टम है, क्योंकि केंद्र सरकार ने और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉरेस्ट एडवाइजरी बोर्ड है, उन्होंने जब यहाँ माइनिंग की परमिशन दी हैं, 10-10 साल की परमिशन दी जाती हैं, तो वो सिर्फ मैनुअल माइनिंग की दी हैं। लेकिन इसके दायरे से बाहर निकलने के लिए राज्य सरकार ने नदियों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी, मैं पिछले राज्य सरकार जब कह रहा हूँ तो सन 2000 से बाद की सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने यहाँ अलग अलग
जगहों पर माइनिंग की परमिशन दी। पहले निजी भूमियों पर दी, फिर राजस्व की भूमियों पर दी। उसके बाद हद तो तब हो गई जब 2020 में उन्होंने कुछ वन क्षेत्रों के अंदर, नंदौर में, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कुछ क्षेत्रों में इस आधार पे माइनिंग की परमिशन दे दी कि साहब यहाँ बहुत मेटल जमा है और बाढ़ आएगी तो यहाँ तबाही हो जाएगी आगे के गाँव में। जबकि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अगर देखेंगे तो आप जंगल, उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया में प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो उसके अंदर आपको मैकेनाइज्ड मशीनें लेके जाने की अनुमति दे दी सरकार ने, क्योंकि वो सब क्षेत्र राज्य सरकार के अपने कंट्रोल में है सिर्फ। लेकिन ये वो भूल गए कि ये सेंट्रल का फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट सेंट्रल का सब्जेक्ट है। वो मामला भी हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने उसमें रोक लगाई। और इसी नाते उन्होंने क्या करा कि मशीनों के आधार पर वहाँ परमिशन दे दी इन सब क्षेत्रों में, चाहे वो राजस्व क्षेत्र हो, चाहे निजी नाप भूमि के पट्टे हों। जबकि नदियों पर मैकेनाइज माइनिंग की परमिशन नहीं है। और मशीनों के नाम पर, मतलब जो निजी भूमियाँ आप कहेंगे तो उसमें उस हद तक खनन हुआ कि ज़मीन के नीचे जहाँ स्रोत निकल जाएं, उस आसपास के कई खेतों में इरोजन हो गया, कई जगह ज़मीनें जो सॉइल थी वो ढह गई। तो ये ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई, गवर्नमेंट कोर्ट ने उसको भी रोका निजी नाप भूमियों पे। फिर मैकेनाइज्ड माइनिंग का जो, एक तरफ केंद्र सरकार सिर्फ मैनुअल माइनिंग की परमिशन दे रही है और आप मैकेनाइज्ड माइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने, उसमें कोर्ट ने रोक लगाई मैकेनाइज्ड माइनिंग पे। उन्होंने कहा कि जब नदी में मैनुअल हो रहा है तो यहाँ भी मैनुअल होगा। तो उसमें सरकार ने नया तरीका ईजाद कर दिया। उन्होंने एक ड्रेजिंग पॉलिसी बना दी कि साहब फ्लड मैनेजमेंट के नाम पे हमको कहीं बाढ़ ना आ जाए तो उन क्षेत्रों को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो हम वहाँ माइनिंग नहीं कर रहे हैं उनके मुताबिक। उनका कहना है कि हम सिर्फ उस मटेरियल को, नदी को चौड़ा कर रहे हैं, उस मटेरियल को निकाल रहे हैं और उसके बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हम यूज़ करेंगे। तो अंततः हुआ वो भी खनन, स्टोन क्रशर तक ले जाके क्रश करके उसको। लेकिन यहाँ जहाँ वन विकास निगम कर रहा है तो वहाँ आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं, वहाँ आप उसकी ट्रांजिट फीस पे कर रहे हैं। लेकिन वहाँ आप बाढ़ मैनेजमेंट के नाम पर किसी एक कंपनी को, निजी कंपनी को ठेका दे रहे हैं। वो कंपनी उस क्षेत्र से उसका खनन कर रही है बाढ़ राहत के नाम पे, कर वो खनन ही रही है, लेकिन वो उसको खनन की परिभाषा में नहीं ला रहे। तो फिर इसमें एक एनजीटी का जजमेंट आया। उसमें उन्होंने ये कहा कि चाहे वो बाढ़ राहत के लिए कहा जाए या ड्रेजिंग के नाम से कहा जाए या फिर पहले रिवर ट्रेनिंग होता था उसके नाम से कहा जाए, अगर नदी से निकाले हुए मटेरियल का कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है तो वो माइनिंग होगा, चाहे बाय वट एवर नेम इट इज़ कॉल्ड। फिर हाईकोर्ट ने उसको कंसिडर किया। फिर हाईकोर्ट ने नंदौर में और राजाजी नेशनल पार्क में 2-3 जगह जहाँ इस प्रकार की परमिशन दी गई थी उस पर रोक लगाई। तो उससे आपको नज़र आएगा कि जो खनन का दायरा है, जो खनन को लेके राज्य सरकारों का फोकस है वो कितना बड़ा है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो माइनिंग है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपका रॉ मटेरियल को में आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक्सट्रैक्शन की परमिशन देते हैं और 100 से 400% का प्रॉफिट आप अर्न करते हैं। तो जो अन्य मेथड होते रोज़गार प्रोवाइड करने के स्टेट के अंदर, जिसमें स्टेट को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी पड़ती, इन्वेस्ट करना पड़ता, शायद उसमें जाने के बजाय शॉर्ट टर्म मेथड में, जिसमें कि हम एक्सट्रैक्शन की ओर जा रहे हैं लगातार, और उसमें आप देखेंगे कि जो पीढ़ियाँ हैं वो बर्बाद भी हो रही हैं। कई लोग लोन ले लेते हैं, उसके नाम पर उनको इजी लोन प्रोवाइड किया जाता है, डंपर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है, फिर बाद में उतना बिजनेस नहीं बचता। और अब धीरे 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 जैसे गवर्नमेंट्स परमिशन दे रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों में भी, स्टोन क्रशर्स पहले आपको तराई भाबर में ही नज़र आते थे, अब काली नदी पर भी स्टोन क्रशर परमिटेड हैं, रामगंगा पे स्टोन क्रशर्स परमिटेड हैं। और माइनिंग जो पहले तराई में ही होती थी रिवर बेड पे, वो अब पहाड़ों में भी हो रही है। तो जो क्वालिटी है सैंड की वो धीरे धीरे डिटीरिएट हो रही है। पहले जो बेस्ट क्वालिटी का रेत एक्सट्रैक्ट किया जाता था तराई भाबर में, तो अब वो पहाड़ में सिरे से ही उसको निकाला जा रहा है। और इसमें भी कुछ लोग ये साइंटिफिक तर्क देते हैं, गवर्नमेंट के लोग, एक अलग साइंस जो कि कहीं और दुनिया में नहीं दिखाई देता, कि अगर हम उस मटेरियल को नहीं निकालेंगे तो बाढ़ आ जाएगी। ये एक कॉमन बात है जो कि सरकारें, यहाँ तक कि कुछ मुख्यमंत्री भी पीछे कहते रहे हैं कि ये निकालना बहुत ज़रूरी है अगर हम रिवर बेड मटेरियल को, बोल्डर्स को नहीं निकालेंगे। जबकि स्थिति इसके ठीक उलट है, क्योंकि अगर आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे इस बारे में, वहाँ भी स्टडी हुई इस पर, और कई कोर्ट्स ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो नदी में बोल्डर, पत्थर होते हैं, ये दो तरह से ड्यूअल पर्पस सर्व करते हैं। एक तो एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो कि उसके नीचे जीव होते हैं, उनके लिए एक आवास स्थल होता है, और दूसरा कि जो रिवर का फ्लो है, खासकर पहाड़ी इलाकों से, रिवराइन जो इकोलॉजी है वो ये बताती है कि वो बोल्डर्स स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, कि जब नदी का प्रवाह बड़ी तेज़ी से टकराता है बड़े पत्थरों से, तो नदी का फोर्स कम होता हुआ मैदानों की तरफ जाता है। लेकिन
जब से खनन पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ाया गया है, जब से परमिशंस दी गई हैं, लगातार बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब उतना डिजास्टर जो पहले नहीं होता था वो होने लगा है। बरसातों में एक प्रकार का भय अब लोगों में उत्पन्न हो जाता है, उन इलाकों के आसपास रहने वालों में, जो शायद आज से 20 साल पहले उस लेवल का नहीं होता था। तो एक तरह से आपने नदी को एक स्मूथ चैनल बना दिया है, पहाड़ों से लेकर मैदान तक। हर जगह आप माइनिंग परमिट कर रहे हैं, जहाँ माइनिंग परमिटेड नहीं है वहाँ आप ड्रेजिंग के नाम पर माइनिंग कर रहे हैं। तो आपने रिवर बेड को एक तरह से एक संकरी सतह बना दिया, या मैं ऐसे कहूँगा कि अगर किसी वाटर पार्क में आप देखेंगे तो स्लाइड होती है, उस तरह का आप उसको बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसके एडवर्स इम्पैक्ट होंगे। और जहाँ तक रही कानूनों की बात, तो सरकारों का फोकस माइनिंग पे इस कदर है कि हर 6 महीने में, हर 8 महीने में माइनिंग पॉलिसीज़ में संशोधन होते हैं। और अब यहाँ तक संशोधन हो चुके हैं कि जो माइनिंग टास्क फोर्स थी, या आपका पुलिस या और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, या आपके ज़िले के अंदर जो फोर्सेस बनाई गई हैं उसके लिए, वो अभी तक इलीगल माइनिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करती थी। अब सरकार ने इसमें भी संशोधन कर दिया, उत्तराखंड की खनिज परिहार नियमावली में उन्होंने कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को रेगुलेशन का भी काम दे दिया है, जो कि अपने निजी वाहनों में आपका जो व्हीकल जो रिवर बेड मटेरियल ले आ रहा है उसको चेक करेंगे, उसमें वो आपको चालान इशू कर सकते हैं, और वो फीता डाल के आपका मटेरियल नाप भी सकते हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे कि वो पावर जो कि सिर्फ गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ कर सकती हैं, वो आज प्राइवेट हैंड्स में दे दी है। तो क्या, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कई जगह माल रोड में चुंगी होती है, उसका ठेका होता है, तो ये उस तरह का ठेका है कि वो अपनी चॉइस की गाड़ी से हो सकता है वो ले या ना ले, या अपने इंटरेस्ट के आधार पे काम करे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। और साथ ही एक और उसमें कि जिस व्यक्ति को, जिस फर्म को या जिस कंपनी को इस प्रकार का रेगुलेशन का लाइसेंस दिया है, उसी को प्राइम या प्रायोरिटी राइट ऑफ माइनिंग भी दे दिया है उस क्षेत्र में, कि अगर वहाँ माइनिंग होगी तो प्रायोरिटी उसकी होगी जो रेगुलेट कर रहा है उस क्षेत्र में, और वो कंपनी इस प्रदेश की नहीं है। निश्चित तौर पे हर जगह ये ठेके दिए गए। तो दूध की रखवाली के लिए बिल्ली है वहाँ पर। हाँ, ये इस तरह का है। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है माइनिंग में, वो है मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का, जो चाहे बागेश्वर की बात ले लें आप, चाहे तराई भाबर के इलाकों की बात ले लें, तो जहाँ पर जो डीएमएफ, हाँ, डीएमएफ जो है, डीएमएफ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी सरकारों का वेस्टेड इंटरेस्ट सामने आ जाता है। और डीएमएफ ये सैंड वाले में भी आता है जी। इसमें जो इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो है कि जो मिनरल MMDRD एक्ट है, माइंस मिनरल रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 1957, उसने सेक्शन 9 में संशोधन किया और उसमें डीएमएफ की व्यवस्था की गई कि एक जिला खनिज न्यास होगा जिसमें कि सेस जमा किया जाएगा माइन ऑपरेटर से या माइन से जुड़े हुए लोगों से, और उस सेस के आधार पे उन तबाहियों को जो उससे नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई की जाएगी। उन क्षेत्रों में जहाँ खनन प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ सड़कें, स्कूल, वहाँ रिपेयर के वर्क, वहाँ रिहेबिलिटेशन के वर्क ये किए जाएंगे। लेकिन आरटीआई से आई हुई बहुत सी रिपोर्ट बताती हैं, हमने हाई कोर्ट में भी एक केस उसमें फाइल किया बागेश्वर को लेके, कि वहाँ पर जिलाधिकारी के कार्यालय का रिनोवेशन डीएमएफ के फंड से हुआ है, वहाँ फर्नीचर खरीदा गया है, और वहाँ पर सैलरीज दी जा रही हैं, नए वाहन खरीदे गए हैं, और खनन क्षेत्रों से आने वाले पैसों का कुछ टूरिस्ट स्टेशंस के डेकोरेशन, वहाँ की सुंदरता के लिए और वहाँ के रिपेयरमेंट के लिए यूज किया गया है। कई जगह डीएमएफ का पैसा पेंटिंग्स बनाने के लिए दूसरे शहरों में यूज किया जा रहा है। तो वो जो स्थान है, जैसे अभी ये कांडा में आप देख रहे हैं, बागेश्वर में देख रहे हैं, या आप भाबर में जहाँ भी स्टोन क्रशर हैं उन गाँव की सड़कों को आप देखेंगे, या जहाँ माइनिंग होती है उन जगह जहाँ से डंपर गुजरते हैं उन सड़कों को देखेंगे, तो वहाँ वो खर्च होना चाहिए। वो उसमें दो तरह के डेफिनेशन में ही है एक्ट में कि जो प्रायोरिटी एक्सपेंसेस होंगे आपके, तो उनमें खर्च ना होने के बजाय, सेकेंडरी एक्सपेंसेस में भी ना खर्च होने के बजाय एक्स्ट्रा वैकेंसी में, मतलब जिलाधिकारी कार्यालय के डेकोरेशन में वो पैसा खर्च हो रहा है। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि एक ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा वर्ग है जिसने इन सारी बेनिफिशियल स्कीम्स को हाईजैक कर लिया है, और वो इसको अपने तरह से चलाना चाहते हैं। वो शायद डीएमएफ का खुद को मालिक समझते हैं, और वो उसको रेगुलेट अपने हिसाब से खर्चे उसके जारी करते हैं, जबकि उसका बड़ा पायस, बड़ा पवित्र पर्पज़ है कि जहाँ माइनिंग से नुकसान होगा तो माइन पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो है उसका ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि जो पॉल्यूटर है, जो नुकसान करेगा, उसी से पैसा लिया जाएगा और डीएमएफ उसकी भरपाई करेगा, ताकि उन लोगों का जीवन स्तर जो माइनिंग से प्रभावित है उसको सामान्य सुचारू बनाए रखा जा सके। लेकिन वो टोटली उत्तराखंड इज़ अ फेल्ड स्टेट कि जिसमें उसका प्रयोग ही नहीं हो पा रहा है उस पर्पज के लिए जिस पर्पज के लिए बनाया गया। उसके अलावा अन्य सारे प्रयोजनों में उसका उपयोग हो रहा है। कोविड में भी, चलिए कोविड में हम एक बार एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोविड में ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए डीएमएफ के पैसे का यूज हुआ,
लेकिन क्या गवर्नमेंट ने उसकी भरपाई की 2021 के बाद? वो पैसा डीएमएफ का था, वो उन लोगों के हक का पैसा था जिन लोगों के गांव में, सड़कों में, घरों में, खेतों में तबाहियां हुई हैं खनन से, और उसकी भरपाई करने के लिए था। लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में उत्तराखंड पूरी तरह से फेल रहा है, जबकि अन्य राज्यों ने काफ़ी अच्छे उदाहरण इसमें पेश किए। जैसे हम बागेश्वर वाले में डीएमएफ वाले पे देख रहे थे कि बार बार ये बात मेरे ख्याल से हाई कोर्ट की रिपोर्ट जी में भी आई थी कि जिलाधिकारी को जो ऑफिस है उस पर खर्च कर जी। रखा था। ये लीगली मतलब मॉरली तो पूरा गलत है, लेकिन क्या ये लीगली भी गलत है पूरी तरीके से? इसके लिए सजा या इस तरह की कुछ कोई चीज़ हो देखिए, सकती है? लीगली तो गलत इसलिए है कि जो डीएमएफ का प्राविधान है माइंस मिनरल रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट में, उसमें उसका पर्पस डिफाइंड है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको लेके गाइडलाइंस इशू की हुई हैं कि किन मदों में खर्च होगा और किन मदों में खर्च नहीं होगा। और ये भी बताया हुआ है कि प्रायोरिटी एक्सपेंसेस क्या होंगे, सबसे पहले किस चीज़ की भरपाई होगी और किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा। तो वो सारा फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है। लेकिन न तो केंद्र के नीति निर्माताओं को ये अपेक्षा रही होगी कि कोई राज्य ऐसा भी होगा जहां फर्नीचर और डेकोरेशन में पैसा खर्च हो जाएगा, जबकि हम प्रायोरिटीज़ तय कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कौन सी मदें होंगी, जो कि नियम बता रहे हैं। तो उन नियमों को छोड़कर वो अधिकारियों के स्वयं के विवेक से खर्च हो रहा है। तो अब इसमें पीनल प्रोविज़न तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा कोर्ट के सामने है और 2020 से सामने है, 23 से सामने, इसके मिसयूज़ के बहुत से आरोप हैं। बहुत से ऐसे आरोप हैं कि जिसमें कि वो एक्स्ट्रा वैकेंसीज, मतलब वाहन के अंदर का डेकोरेशन डीएमएफ के फंड से हुआ है। तो वो किसी भी प्रकार से आप उसको मॉरली नहीं, लीगली भी करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जो कार्य किया गया है वो टोटली इलीगल है। और फ्यूचर में हाई कोर्ट हो सकता है इसको कंसिडर करे और उन लोगों की जिम्मेदारी तय करे और उसकी जैसे रिकवरी मतलब जैसे कोई आईएएस अधिकारी होगा, वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि डीएमएफ का फंड है, कुछ तो लूप होल उसने कुछ ने हाँ, निकाला होगा। ये लूप होल कैसे निकालते हैं फिर? लूप होल तो बिल्कुल निश्चित तौर पे लूप होल यही है कि जो किसी भी ना काउंटर चेक, कई चीज़ों में काउंटर चेक नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं कि जिस समय वो कानून को बनाया जाता है तो इस प्रकार के दुरुपयोग की आशंका दिमाग में कानून बनाने वालों की नहीं होती है, क्योंकि सेस तो रिकवर हो रहा है, रिकवर किया जा रहा है, और वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी रिकवर हो रहा है, माइनिंग के टाइम भी रिकवर हो रहा है, और वो फंड कलेक्ट भी किया जा रहा है। तो वहाँ तक तो लीगल प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। लेकिन जब उसको खर्च करना है तो उस खर्च करते समय, कोविड के समय 2020 में उत्तराखंड सरकार ने एक रिलैक्सेशन दिया था कि कोविड के संबंधी खर्चों में जो एमएमआरडी एक्ट की प्राथमिकताएं हैं उसको बाईपास किया जा सकता है, क्योंकि महामारी बड़ी चीज़ है, उसमें प्रोटेक्ट करना है, और वहाँ पर ये नहीं देखा जाना कि खर्चा डीएमएफ से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। ऑक्सीजन प्लांट रिक्वायर्ड है ह्यूमन लाइफ बचाने के लिए। तो वो जो डेविएशन दिया गया, उस डेविएशन का अटर मिसयूज हो रहा है। कोविड के बाद भी उसको अन्य खर्चों में यूज़ किया जा रहा है, जबकि वो अन्य खर्चे सिर्फ कोविड के पर्पज़ से एक प्रकार का एक बाईपास दिया गया था कि कुछ समय के लिए जब तक कोविड चल रहा है। लेकिन वो रिलैक्सेशन विड्रॉ तो किया नहीं गवर्नमेंट ने, तो लूपहोल तो उनके पास है ही कि वो शासनादेश आज भी लागू है, कभी सरकार ने वापस नहीं लिया कोविड के बाद। तो सरकार को भी कोई मतलब उस चीज़ से है नहीं कि हाँ कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है करके। हाँ, क्योंकि उसका थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुआ है आज तक। वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीएमएफ कलेक्शन हो रहा है, वो कलेक्शन आ भी रहा है, उसको सैलरी देने के प्रयोजन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो अथॉरिटीज़ कर क्या रही है, और क्या आप उसको डेकोरेशन में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उस डीएमएफ के ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से नलीफाई कर रहे हैं। तो कोई ऑडिट होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी कोई थर्ड पार्टी से। तो वो ऑडिट को लेकर शायद अभी सरकार ने, मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था कि डिसीजन लिया है कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे। तो अगर ऐसा कोई ऑडिट होता है तो वो चीज़ें सामने आएंगी। आपने एक लंबे समय से आप इन अधिकारियों से अलग अलग टाइम पीरियड में मिलते रहे और आपने भी कई बार सवाल पूछे होंगे। आपके किस तरीके के अनुभव रहे हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं? मैं अगर इसमें मेरा पर्सनल अनुभव पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि उत्तराखंड जो है मेजरली गवर्नड बाय ब्यूरोक्रेट्स है। यहाँ पॉलिटिशियंस की भूमिका, नीति नियंताओं की जो भूमिका, जिनको हम चुन के भेजते हैं, वो सेकेंडरी है। आप वो अगर कोई निर्णय लेते भी हैं तो उसको, उसके लूपहोल्स बताने की क्षमता हमारी ब्यूरोक्रेसी रखती है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पिछले कई सालों से गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट के रेजोल्यूशंस और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते समय वो जो चेंज हो जाते हैं तो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी के सजेशंस हैं वो हावी रहते हैं अक्सर। उनको मंत्रियों को, कैबिनेट को वो समस्याएं वो बता देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जिससे वो अपने तरीके से लागू कर सकते हैं। लेकिन
बिल्कुल इसमें निराशा की स्थिति भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से मैं कहूँगा, जो अभी भी स्टेट के इंटरेस्ट को पैरामाउंट रखते हैं, लेकिन शायद उनकी पोजीशन उतनी बड़ी नहीं है, वो उतने बड़े पदों पर नहीं है या निचले लेवल पर काम कर रहे हैं, पर सिस्टम में आज भी ऐसे लोग हैं। और कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो खुद ही बताते हैं कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि यहाँ ये कमी है, अगर आप ये इशू हाईलाइट कर रहे हैं तो इसको भी उठाइए। अभी सोप स्टोन माइनिंग के केस में मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ सिस्टम के लोगों ने जानकारियाँ दी कि ऐसे लूप होल्स हैं, इनको एड्रेस करना चाहिए, और हम आप तक बता रहे हैं कि अगर आप समय से बता सकें। तो ब्यूरोक्रेसी में भी दो तरह के लोग हैं। तो एक तो वो हैं कि जिनका माइंडसेट पूरा औपनिवेशिकवादी है, कि जो सब्जेक्ट समझते हैं हमको, और दूसरे वो लोग हैं जो कि यहीं की मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहाँ यहाँ रच बस गए हैं, तो वो इस स्टेट के प्रति अपने थोड़े सेंटिमेंट रखते हैं। तो दोनों, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में अभी भी बड़ा तबका या बड़ी पावर पे बैठे हुए लोगों का तबका वही है, जिनका स्टेट को लेके इंटरेस्ट वही है, जो कि अल्टीरियर मोटिव से कई ऑपरेटर्स के, कई बिजनेस ऑपरेटर्स के या बड़ी लॉबीज़ के, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये से कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, उत्तराखंड में स्टोन क्रशर पॉलिसी है। स्टोन क्रशर्स इस्टेब्लिश होंगे किस लिए? पत्थर को क्रश करने के लिए। एक बिजनेस है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो उसको लेके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे। तो जब उत्तराखंड बना था सन 2000 में, तो यूपी में जो कानून था स्टोन क्रशर का, मैं उदाहरण के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी कैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है और कैसे प्रायोरिटी देती है। तो 2000 में उत्तराखंड से पहले यूपी के समय 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर की दूरी आबादी से निर्धारित थी कि स्टोन क्रशर आबादी, जहाँ पर 1000 की आबादी होगी तो वहाँ 1 किलोमीटर, जहाँ 3000 की होगी तो वहाँ से 3 किलोमीटर तक नहीं लगेंगे। और उसमें पैरामीटर्स राज्य सरकार ने स्वयं से फिक्स किए हुए थे। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो 2002 में हमारी जो माइनिंग पॉलिसी बनी, उसमें स्टोन क्रशर इस्टेब्लिशमेंट का प्रोविज़न लाया गया। 17 गौ करके एक क्लॉज था उसमें, कि उसमें नदी, पुल, मंदिर, नहर, इन जगहों से 500 मीटर की दूरी रखी गई, लेकिन आबादी उसमें शामिल नहीं थी। मतलब वो क्लॉज यहाँ ऑब्सोलीट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में स्टोन क्रशर्स आबादी में लगे, क्योंकि उसमें बड़ा फाइनेंशियल स्टेक होता है लोगों के, उन लोगों को जिनकी ज़मीनें होती हैं उनको कुछ परसेंट का पार्टनर भी बना लेते हैं दिखावे के लिए कुछ समय, या कंपनी का डायरेक्टर बना लेते हैं और वहाँ स्टोन क्रशर लगा देते हैं। तो आबादी से दूरी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, वो उसमें था ही नहीं मानकों में। फिर उसको लेके लड़ाई चली, कोर्ट भी मैटर गया, बहुत से ग्रामीण, क्योंकि जब स्टोन क्रशर खुल गए तो ग्रामीणों का रहन सहन प्रभावित हुआ, वहाँ स्टोन डस्ट कलेक्ट होने लगी, सिलिका जनरेट हुआ, सांस की प्रॉब्लम भी हुई, और उनके जो प्राकृतिक स्रोत थे या खेत थे उन पे वो सिलिका डस्ट का दुष्प्रभाव भी हुआ। तो एक प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हुआ। तो इस इशू को लेके 2008 में हम हाई कोर्ट गए थे, कुछ ग्रामीणों, मोटा हल्दू के कुछ ग्रामीणों की तरफ से। तो उसमें कोर्ट ने सारे मामले को देखा और कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप इसमें कुछ करें। तो गवर्नमेंट ने उस समय मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसमें एक संशोधन किया। तो अब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का रोल आता है। उन्होंने एक संशोधन किया 2007 में। उसमें संशोधन में ये लिखा कि जो आबादी है उससे 500 मीटर की दूरी निर्धारित होगी, और जो इस 500 मीटर की दूरी में जो स्टोन क्रशर्स आएंगे उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, उनको विस्थापित किया जाएगा, उनको हटा के दूसरी जगह लगाया जाएगा। और साथ में ये भी किया कि नए कोई स्टोन क्रशर आबादी में 500 मीटर की दूरी में नहीं लगेंगे। तो वो तो एक डिसीजन हो गया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी अमेंड कर दी। लेकिन ठीक 14 दिन बाद मुख्य सचिव एक पत्र लिखते हैं पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को कि अभी ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने किया है इसको हम होल्ड पर रख रहे हैं, कि आप पहले स्टडी कर लें कि विस्थापन के दायरे में कितने आ रहे हैं। तो जो नैनीताल ज़िले की स्टडी है वो आपको जाननी चाहिए कि उस समय 2007 में यहाँ पर 27 स्टोन क्रशर थे, जिसमें से कि तत्कालीन जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 27 में से 25 विस्थापन के दायरे में आ रहे थे। या तो वो जंगल की रोड पर स्थित थे, जंगल की भूमि पर स्थित थे, या जंगल से उनकी दूरी प्रॉपर नहीं थी, या आबादी से दूरी उनकी 500 मीटर के अंदर थी, या फिर किसी न किसी प्रकार के मानक जो हैं उनका उल्लंघन में वो लगे हुए थे कई वर्षों से। तो जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी कि ये हमारे यहाँ 25 आएंगे। ऐसे हर जिले से रिपोर्ट आई, और बड़े पैमाने पे कई जिलों से ये रिपोर्ट आई कि हमारे यहाँ इतने स्टोन क्रशर हटाने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े करोड़ों के एस्टेब्लिशमेंट्स को शिफ्ट करने के लिए कोई लॉबी सक्रिय हो गई। गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन जो होल्ड पे रखा हुआ था उसको ही बदल दिया,
और ये कह दिया कि हम नई पॉलिसी ले आए हैं 2008 में, और अब ये होगा कि जिन स्टोन क्रशरों को हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक विस्थापन के दायरे में आना था, उनको हम समय देते हैं 6 महीने का, कि वो 6 महीने शिफ्ट कर लें। तो वो मामला चलता रहा, 6 महीने भी पूरे हो गए। 6 महीने बाद फिर एक नई पॉलिसी आती है, उसमें वो कहते हैं 2009 आ गया, 2009 में फिर पॉलिसी आ गई कि हम फिर आपको एक्सटेंशन देते हैं, फिर 2 साल का एक्सटेंशन देते हैं। फिर नई पॉलिसी आ गई कि 2017 में कि हम आपको 1 साल का और एक्सटेंशन देते हैं। फिर 2019 में एक नई पॉलिसी आ गई स्टोन क्रशर इम्प्लीमेंटेशन की कि अब हम आपको एक्सटेंशन नहीं दे रहे, अगर आप अपने प्लांट्स को टिन से कवर कर लेंगे तो आपको विस्थापन की आवश्यकता नहीं होगी। तो उस मामले को लेके हम हाई कोर्ट भी गए, हमने कहा कि कोर्ट की डायरेक्शन का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने जो मानक बनाए थे आबादी के, वो ओरली नहीं बनाए थे। हाई कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसमें कई साइंटिस्ट थे, कई उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो साइंटिफिक बॉडीज़ हैं उनके लोग थे, और चिकित्सक थे। हमारे यहाँ के एक नामचीन चिकित्सक हैं डॉक्टर नीलांबर भट्ट, ये भी उसके मेंबर थे। तो इन लोगों ने ये सजेशंस दिए जिसको कोर्ट ने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसको ब्यूरोक्रेसी ने बाईपास कर दिया। उसके बाद 2019 में जो एक्सटेंशन दिया गया, 2020 में फिर वो बढ़ गया, फिर 2021 में नई पॉलिसी आई, उसमें से वो एक्सटेंशन ही गायब हो गया। यानी कि एक तरह से हाई कोर्ट के ऑर्डर को संस्थागत तरीके से बाईपास किया गया। वो शिफ्टिंग आज भी नहीं हुई है, वो सारे प्लांट्स आज भी ऑपरेट कर रहे हैं, आज भी आबादी से जो दूरी के उल्लंघन में लगे हुए थे वो स्टोन क्रशर्स आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से पॉलिसीज़ का यूज़ करती है किसी लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये स्टोन क्रशर्स का जो उदाहरण है, पिछले 2008 से लेकर 2024 तक 14 बार नई पॉलिसीज़ बनी है, और कोई विषय आप स्टेट का उठा के देख लें जहाँ 14 बार पॉलिसी फ्रेम हुई हो। ये केवल उनको ही फेवर करने के लिए, इसीलिए एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते रहने के लिए, और फिर लास्टली उनको वहीं पे बनाए रखने के लिए, ताकि उनको अपनी जगह छोड़कर न जाना पड़े, क्योंकि वो जगह उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। कहीं पास में नदी है, वहाँ से एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, और वो जहाँ मानकों का उल्लंघन भी अगर वो कर रहे हैं। तो आज इतनी अजीब स्थिति है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन के रेगुलेशंस हैं, आप गाँव में रहते हैं, आपके सामने अगर स्टोन क्रशर है, तो स्टोन क्रशर जो ऑपरेट कर रहा है वो तो 75 डेसिबल तक की इंडस्ट्रियल नॉइज़ कर सकता है, लेकिन आप अपने घर में डीजे नहीं बजा सकते रात को, तो क्योंकि उस पर इंडस्ट्रियल पैमाने लागू हो रहे हैं, आप पे रेजिडेंशियल हो रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक प्रकार का सामाजिक विभेद इससे पैदा हो रहा है। और उन लोगों की, जो लोग 2007 से उन प्लांट्स को अपने गाँव से हटाने को लेकर हाई कोर्ट से लड़ रहे थे, जो ऑर्डर भी करा के लाए, तो उसको सक्सेसफुल पॉलिसीज़ ने फेल कर दिया। तो उनकी आकांक्षाओं के बजाय जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे वो हावी हो गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो प्रायोरिटी है, फोकस है, वो किस तरफ रहता है। ये तो बड़े लेवल पे अधिकारियों के इस तरीके की चीज़ें हो गई। आप जब ग्राउंड पे कहीं पर को देखते हैं, आप हाई कोर्ट की ओर से भी गए, तो उस टाइम पीरियड में इन लोगों का आम लोगों के प्रति किस तरीके का बर्ताव रहता है? अभी इसमें कोर्ट कमिश्नर्स गए थे बागेश्वर में, तो उसमें ये बात सामने आई थी। तो इसमें देखिए, जनरलाइज तो हम नहीं कर सकते किसी को भी, क्योंकि हर पेशे में, हर फील्ड में, ब्यूरोक्रेसी में भी हर तरह के अधिकारी हैं, कई संवेदनशील अधिकारी में। लेकिन हमारा इन खासकर माइनिंग प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ भी वास्ता पड़ा, तो मैंने ये देखा कि अधिकारी अंततः जो गवर्नमेंट का या प्राइवेट ऑपरेटर का कॉमर्शियल इंटरेस्ट होता है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, या वो एक मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं कि उन ग्रामीणों को समझाने की, डराने की या धमकाने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है सच में? हाँ, एक केस मैंने ऐसा देखा, मैं अभी आप यही प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। उसमें ये हुआ था कि एक जगह, मैं नाम नहीं लेता हूँ गाँव का, वहाँ पर एक सड़क है, तो ग्रामीणों ने स्कूल यहीं तहसील में ही है, हमारे नैनीताल जिले में। तो उस गांव में एक सड़क है जो कि कई सालों से है, जो ग्रामीणों के खेतों से होकर गुजरती है। और उस सड़क का इतिहास ये है कि क्योंकि गांव में स्कूल जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, बच्चों को सड़क तक जाना पड़ता था शहर तक जाने के लिए, तो उन्होंने अपने खेतों में से एक उस सड़क को एक्सटेंड कर दिया। यानी कि उन्होंने 6 एकड़ जो उनकी ज़मीन थी 6-7 ग्रामीणों की, तो उन्होंने बीच में से एक पट्टी उनको दे दी कि इस पर सड़क बना ली जाए ताकि स्कूल बस यहाँ से गुजर सके। 12 फीट चौड़ी रोड थी, तो वो सड़क पर कई सालों से वाहन गुजर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि वहाँ स्टोन क्रशर्स खुल गए आसपास, उस गांव से थोड़ा दूरी पर। तो जो मुख्य मार्ग था जिससे कि डंपर ये सब रिवर बेड मटेरियल लेकर, क्रश्ड मटेरियल लेकर गुजरते थे, वहाँ कई दुर्घटनाएं हो गई। तो वहाँ लोगों ने विरोध किया मुख्य सड़क पर। तो गवर्नमेंट को एक अल्टरनेटिव रूट चाहिए था। तो उसमें जो माइनिंग ऑपरेटर थे या क्रशर ऑपरेटर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये गाँव की रोड है, तो इसको वाइड कर लिया जाए।
तो उसमें वो लोग चिट्ठी देते हैं और 1 सप्ताह के अंदर उसका प्लान भी सैंक्शन हो जाता है रोड के एक्सटेंशन का, उसका मटेरियल भी आ जाता है, मटेरियल भी डाल दिया जाता है, उसका ठेका भी हो जाता है। फिर सड़क जब बननी शुरू होती है तो वो ग्रामीण खड़े हो गए उसके विरोध में। उन्होंने कहा कि हम अपनी सड़क को 21 फीट का नहीं करने देंगे, क्योंकि डंपर गुजरने के लिए उनको 21 फीट की सड़क चाहिए थी। उनका कहना ये था कि आप 21 फीट की बना लीजिए, लेकिन हमारे खेत का जो हिस्सा हमने दिया है हम उसको नहीं करने देंगे। तो वो उनका मसला भी हमने रेज किया, हम लोग गए उसमें, हाई कोर्ट गए। तो हाई कोर्ट ने जब उनसे पूछा, उन अधिकारियों से जवाब मांगा, तो उसी बीच में जो ग्रामीण हमारे विरोध कर रहे थे उनके घर में छापा पड़ता है बिजली विभाग का रात को। 3-3 लाख के हर याचिकाकर्ता के चालान हो जाते हैं। एसडीएम साहब स्वयं उनके घर आते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी याचिका वापस ले लो। तो इस केस में वो जो कंसर्न एसडीएम है वो एक तरह से उनके एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो उसमें से 2-3 लोगों ने तो अपने नाम भी वापस ले लिए, लेकिन 2-3 लोग कोई रिटायर्ड फौजी थे, वो डरे नहीं। उन्होंने कहा कि हम बिजली का जुर्माना भी देंगे। जुर्माना इस आधार पे कि आप अपने घर में वर्कशॉप चला रहे हैं, जबकि फार्मर लोग अपने घर में छोटी मोटी चीज़ें रिपेयर करने के लिए एक व्यवस्था रखते हैं जो कि कॉमर्शियल कोई वर्कशॉप नहीं है, जो कि उनके अपने टूल्स, अपने ट्रैक्टर, अपने पंप को रिपेयर करने के लिए होता है। तो उन लोगों पर यह आरोप लगा दिया कि आप यहाँ कॉमर्शियल वर्कशॉप चला रहे हैं घरेलू कनेक्शन के उसके नाम पर, एग्रीकल्चरल जो आपका वो है। तो उस मामले में 2-3 लोगों को उन्होंने डरा दिया, तो 2-3 तो वापस हो गए, लेकिन कुछ लोग उसमें डटे रहे। तो अल्टीमेटली फिर कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इस सड़क को 12 फीट से चौड़ा नहीं किया जाएगा, इसको मेंटेन या रिपेयर किया जाएगा तो 12 ही फीट में किया जाएगा, और तीसरा डंपर्स का यहाँ से आवागमन नहीं होगा। तो फिर वो मटेरियल वापस उठा और चला गया। तो ये देख सकते हैं सड़क भी नहीं बनी, अब सड़क भी नहीं बनी, सड़क मतलब चौड़ी नहीं हुई। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों के लिए डिमांड करते रह जाते हैं, सालों तक लड़ते रह जाते हैं, और एक लॉबी आए जो सड़क 1 हफ्ते में सैंक्शन करा लाती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, मटेरियल भी आ जाता है और उसकी तैयारियां भी हो जाती है। तो इस तरह के भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि जनता को डराने धमकाने का काम करते हैं या उनके राइट्स को रेज करने से उनको रोकते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी हैं, बहुत से लोग हैं जो पब्लिक में एक्टिव रहते हैं और पब्लिक के ग्रीवांसेस को लगातार एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लोअर लेवल पर भी इस प्रकार का डाइवर्स वो देखने को मिलता है कि अधिकारियों की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि वो। लेकिन माइनिंग में क्योंकि इतने बड़े स्टेक्स होते हैं तो मुझे लगता है कि या तो लालच या भय, 2-3 चीज़ें हैं जो उनको ड्राइव करती हैं। अब अगर हम खड़िया खनन वाले में, बागेश्वर वाले पे हाई कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पे ही खनन को बंद कर देती है। स्टेट ने अपनी एक पॉलिसी बनाई, स्टेट ने कुछ लोगों से कहा कि खनन करो इस तरीके से, कई लोग उसमें रोजगार लगे, एक तरीके का रोजगार स्टेट ने डेवलप किया किसी भी तरीके से कहीं पर को। ऐसे में अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर को बैन लग जाता है, ये उस जो एरिया के लोकल एरिया हैं, लोग हैं, उन लोगों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, या फिर क्या इसका सॉल्यूशन पूरे एरिया पे बैन लगाना है? देखिए, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, इकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो इसमें अगर आप जनरली कानून में देखेंगे तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को बाईपास किया जा सकता है। यानी कि यहाँ जिस आदमी पे नुकसान करने का आरोप है उसको सुनने से पहले उसके विरुद्ध आदेश पारित किया जा सकता है, ताकि और ज़्यादा डिवास्टेशन ना हो। जहाँ तक है बागेश्वर में रोजगार की स्थिति, तो निश्चित तौर पे कि जो ब्लैंकेट बैन है उससे कुछ लोग प्रभावित तो हो ही रहेंगे, लेकिन उसी के उलट अगर आप रोजगार की स्थिति देखें, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कहती हैं, जो उसकी कंडीशंस कहती हैं कि आप वहाँ 70% रोजगार देंगे, तो वहाँ पर 70% रोजगार स्थानीयों को देंगे जहाँ आप माइनिंग करेंगे। लेकिन वहाँ पर नेपाल की लेबर काम कर रही है, कागज़ में कौन लेबर है ये हमें पता नहीं है, और जो उनके लिए वहाँ कॉलोनी बनाने की बात है कि उनके आवास की व्यवस्था होगी प्रॉपर साइट पे, उनके लिए हाइजीनिक कंडीशन सारी होंगी, उनके लिए टॉयलेट्स होंगे, तो वो कहीं भी नज़र नहीं आता, किसी माइन पे ऐसी कॉलोनी नज़र नहीं आती है। और जो कॉस्ट कटिंग के लिए नेपाल से सस्ती लेबर लाई जा रही है, तो वो इसीलिए तो लाई जा रही है कि प्रॉफिट प्रायोरिटी पर है, जो लोकल समुदाय है उसको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई प्राथमिकता उनकी नहीं है। और हाँ, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है कि उसमें लोग प्रभावित हो रहे हों। तो ऐसे मसले में जहाँ पर कि पर्यावरण से भारी क्षति होने के आरोप हैं, और जहाँ पे एक कोर्ट के सामने परिस्थिति है कि अगर इसको अभी रोका नहीं गया, अभी इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो फर्दर नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यूनिलेटरल एक्स पार्टी ऑर्डर देना कोर्ट का लाजमी भी था, क्योंकि और भयावह स्थिति उत्पन्न हो या और ज़्यादा नुकसान हो और ज़्यादा दरारें गाँव में आएँ, तो उससे पहले उसको उसी स्थिति पर रोका जाना स्टेटस को ज़रूरी था। लेकिन
उसके उलट अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने सारे माइन ऑपरेटर्स को नोटिस भी जारी किए। अगर उसमें कुछ लोग कंप्लाइंस कर रहे होंगे तो वो कोर्ट के सामने वो तथ्य रखेंगे कि हम कर रहे हैं, हमने पेड़ लगाए, हमने बैक फाइलिंग करी है, हमने जंगल लगाया है। तो वो स्थिति अगर कोर्ट के सामने आएगी तो कोर्ट उसके अनुसार विचार करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने अगर ब्लैंकेट बैन करा दिया है तो कोर्ट का कोई इंटेंशन किसी को डिप्राइव करने का है। कोर्ट का जो इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट प्रोटेक्शन का है कि अभी प्रायोरिटी है उस ज़िले की जो कि सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है, जो वेरी हाई रिस्क जोन में आता है, उसको उसकी जियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की, वहाँ फर्दर और नुकसान हो, दरारें आएँ, वहाँ गांव के गांव तबाह हों। और कोर्ट की कंसर्न एक ये भी थी कि कई जगह पर जो गांव हैं वो टॉप में है, हिल टॉप पे, और बॉटम में माइनिंग हो रही है। तो वहाँ जो बॉटम में माइनिंग हो रही है वहाँ क्रैक्स आ रहे हैं। तो आने वाले समय में उन गाँवों की स्थिति क्या होगी, वो तबाही के किस लेवल तक पहुंच जाएंगे, उसको इसी स्टेज पे प्रोटेक्ट किया जाना था। इसलिए कोर्ट ने इसमें एक्स पार्टी ऑर्डर किया है। हाँ, उसके रिपरकशन हैं, गेहूं के साथ घुन पिसता है, कई लोग होंगे जो नियम फॉलो कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे तो वो अगर ऐसे में जो ये अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को इस हाईकोर्ट के फैसले का कितना कोई फर्क पड़ता है? इसमें देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसी के व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं, वैसे करके अगर इस फैसले को हम ऐसे देखें कि एक बड़ा फैसला है, तो जो हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी बड़ी पावरफुल, आप भी कह रहे हो कि नंबर 1 ब्यूरोक्रेसी है, तो क्या उसके लिए एक धक्का है ये फैसला? हाँ, निश्चित तौर पे धक्का है, क्योंकि जब कोर्ट इसमें स्टे कर रही थी तब भी पूरा प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था कि सिर्फ अगर कोर्ट कर भी रही है तो सिर्फ कांडा में करे और बाकी जो बागेश्वर के स्थान हैं, गांव हैं, उनमें माइनिंग कंटिन्यू करी जाए। क्योंकि उनका एक तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू का इंटरेस्ट भी होता है, और दूसरा ये था हम गवर्नमेंट मैंने माने यहाँ पर को ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी ही रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि कोर्ट ने अधिकारियों को तलब किया था। तो क्योंकि गवर्नमेंट जो वर्ड है, अगर अदालत किसी को एड्रेस कर रही है तो वो उस विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एड्रेस करती है। अगर माइनिंग में है तो उसके डायरेक्टर को या सेक्रेटरी को एड्रेस कर रही है। तो वो ब्यूरोक्रेसी ही उस सरकार को वहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। तो अल्टीमेटली सरकार तो वही है। तो वो जो उसमें कोर्ट के जो आदेश हो रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने प्रयास किया था कि ये सिर्फ एक क्षेत्र तक लिमिटेड रहे, ये पूरे ज़िले तक लागू ना हो। तो ये सब कोशिश करी गई थी, लेकिन कोर्ट का क्योंकि ओवरव्यू ये था कि पूरे ज़िले से ऐसी शिकायतें हैं और पूरे ज़िले में भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो ब्यूरोक्रेसी को निश्चित तौर पर प्रभाव तो पड़ता ही है। क्योंकि जो इतने वर्षों से पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा उन्हीं के ऊपर है। जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनकी कंप्लाइंस हो रही नहीं हो रही, ये देखने का जिम्मा उन्हीं के ऊपर है। जो रिन्यूअल के लिए कंप्लाइंसेज जा रही हैं कि यहाँ सब फॉलो हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, ये भी जिम्मा उन्हीं के ऊपर है। तो जब ये चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में आएंगी, जब कोर्ट हमने भी कोर्ट से ये प्रे किया है कि आप ये देखें कि इन माइंस पे जिन पे ये आरोप हैं कि उन्होंने पर्यावरण की वहाँ अपूर्णीय क्षति करी है, क्या उनकी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस की फाइल में किस किसने हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने क्या मौके पर जाके देखा या उन्होंने टेबल में ही रेगुलेटरी कंप्लाइंस कर दी। तो उन लोगों ने, अगर उन अधिकारियों ने, जो संबंधित अधिकारी थे, खान विभाग के थे, पर्यावरण विभाग के थे या पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के थे, उन लोगों ने अगर कहीं अपने हस्ताक्षर किए, अपनी संतुष्टि दी है, तो उस संतुष्टि का आधार उनको बताना पड़ेगा। और वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो बहुत संभव है कि उनकी पर्सनल लायबिलिटी भी फ्यूचर में तय हो। जैसे ब्यूरोक्रेसी का इतना पावरफुल होने के लिए पीछे से एक कोई ना कोई बैक पावर तो चाहिए इस तरीके का। तो उत्तराखंड में हम जैसे देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन के ऊपर ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो इसका रीज़न क्या समझ में आता है आपको? इसका रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि एक तो लैक ऑफ विज़न है, लैक ऑफ नॉलेज है, और तीसरा कि चीज़ों के स्थायी समाधान या लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमिंग के बजाय तात्कालिक वाहवाही के लिए मुद्दों को पिकअप करना, थोड़े समय उनकी वाहवाही पॉलिटिकल हो जाती है बाय पॉलिटिशियन। और सोसाइटी में भी एक तबका बड़ा ऐसा है कि जो कि चीज़ों को तात्कालिक तौर पे देखता है, अगले 10, 20 या 50 साल में उसका क्या असर होगा वो अब वो देखने वाले लोग कम संख्या में। तो पॉलिटिक्स में भी पहले लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स होती थी कि लोग जो राजनीति में आते थे वो अपनी पार्टी, अपने क्षेत्र या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते थे, उसी को रिलेटेड वो पॉलिसीज़ भी बनाते थे अपने स्टेट को लेकर। लेकिन आज की डेट में जहाँ की राज्य सरकार का 5 साल का कार्यकाल और मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना है वो मुख्यमंत्रियों को नहीं पता होता उत्तराखंड के बारे में, तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए। अगर माइनिंग के लिए कोई पॉलिसी बन रही है या एक्सट्रैक्शन के लिए कोई पॉलिसी बन रही है तो वो सिर्फ उस साल का राजस्व क्या है, उस साल का माइनिंग से होने वाला राजस्व क्या है, हमें कौन सा तमगा मिलने वाला है, और उसमें लीगल माइनिंग से हमने इतना अर्न कर लिया।
तो ये सब चीज़ों के लिए ही देखा जा रहा है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म रिपरकशन क्या होंगे? क्या आने वाले 20 साल में जिन क्षेत्रों में खनन किया जा रहा है वहाँ के लोग वहाँ रहने लायक भी रहेंगे? क्या वो वोटर वहाँ एग्जिस्ट भी करेंगे? ये सब देखने वाला आज शायद कोई नहीं है गवर्नमेंट में। उत्तराखंड में एक चीज़ और चलती है कि डेवलपमेंट को लेकर चलती है। तो डेवलपमेंट को लेकर दिल्ली की एक डेफिनेशन है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चौड़ी सड़कें, इस तरीके से कहीं पर को। आप इसको कैसे देखते हो कि क्या यही फिर उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में भी इम्प्लीमेंट होती है? देखिए, उत्तराखंड का जो स्टेटस है, जो यहाँ की इकोलॉजी है, और 71% हमारा फॉरेस्ट कवर है, जो कि आंकड़ों में है, और अभी शायद आंकड़े दिए गए हैं कि और बढ़ गया है। लेकिन उत्तराखंड में जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती हैं, सेंट्रल एक्ट्स में जो प्राविधान बनाए गए हैं, तो उसको लिटरली इम्प्लीमेंट करने की कई बार कोशिश की जाती है, जो कि यहाँ फिजिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो जो डेवलपमेंट का देश भर का जो मॉडल है, वो उत्तराखंड में उस पेस से लागू नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, तराई भाबर के कुछ इलाके हैं जहाँ कुछ हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनमें ये लागू किया जा सकता है, जो लेकिन अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे तो उस तरह के इंडस्ट्रियल जोन्स, उस तरह की इंडस्ट्रीज़, या जिस प्रकार की रिबेट्स मिलती हैं, उस तरह के इस्टेब्लिशमेंट वहाँ स्थापित नहीं किए जा सकते, जिसमें टोपोग्राफी की दिक्कत है, जियोलॉजी की दिक्कत है, इन्वायरमेंट की दिक्कत है, फॉरेस्ट कवर है आसपास। सेंट्रल के ही कानून है कि फॉरेस्ट की जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, इको सेंसिटिव एरियाज को मेंटेन करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट का देश भर का मॉडल उत्तराखंड के लिए लागू नहीं हो सकता। यहाँ पर कस्टमाइज्ड जो स्कीम्स हैं वो होनी चाहिए, उस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जैसे फिर वो ऑल वेदर रोड जैसी वाली जो एक चौड़ी सड़क वाली फिर योजनाएं आती हैं, या फिर कहीं पर को हम लगातार सरकार को देखते हैं कि जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए वो नंबर्स को इस्तेमाल करता है स्टेट एज ए पॉलिसी के उसमें, तो उन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हो? हाँ, मैं दोनों के लिए कहूँगा आपको कि एक तरफ धार्मिक पर्यटन है और एक दूसरी तरफ हमारे यहाँ वन्य जीव वाला भी पर्यटन है। राजा जी में, कॉर्बेट में है, और कुछ अन्य सेंचुरीज़ भी हमारे यहाँ आसन है या और जगह। तो दोनों जगह, मतलब न सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ में बल्कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में, उसमें कैरिंग कैपेसिटी निर्धारित होने की अब पिछले 5-6 सालों में बहुत आवश्यकता प्रतीत होने लग गई है, क्योंकि हम एक मैडनेस की हद तक टूरिज्म को नहीं ले जा सकते जहाँ हो रहा है। ठीक है, टूरिज्म से हमें रोज़गार मिलता है, वो भी तय है, लेकिन वो रोज़गार तभी तो मिलेगा जब हम उसको सस्टेनेबल तरीके से आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रख के चलाएंगे। अगर हम किसी, जैसे आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी है, या उसमें एक ही दिन मुर्गी का पेट फाड़ के सारे अंडे तो नहीं निकाले जा सकते। तो उसी प्रकार से ये सस्टेनेबिलिटी है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस को कह रहे हो आप, थोड़ा सा वो मैं डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कर रहा हूँ अभी। कि जब हम किसी क्षेत्र में टूरिज्म खोलते हैं, मान लीजिए कि अब केदारनाथ में धार्मिक पर्यटन हो रहा है या कॉर्बेट पार्क में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो रहा है, तो उसकी एक धारण क्षमता है, एक उसकी कैरिंग कैपेसिटी है कि यहाँ एक, जैसे हमने राजा जी पार्क या कॉर्बेट पार्क के लिए निर्धारित कर लिया, जैसे कॉर्बेट पार्क का उदाहरण है कि वहाँ 280-86 जिप्सी एक दिन के अंदर जा पाएंगी पूरे पार्क में अलग अलग जोन से, तो संख्या फिक्स है, तो उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगी, एक कैरिंग कैपेसिटी है उसकी। तो इसी प्रकार से केदारनाथ में क्या पर डे कितने लोग जाएंगे, क्या उस, क्योंकि केदारनाथ, उसके अलावा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी पार्ट है, उसका जो ट्रैक है, तो उसमें कितने लोग ट्रैवल करेंगे, कितने लोग वहाँ आ जा पाएंगे, इसकी कोई क्षमता निर्धारित उस प्रकार से नहीं की गई है। तो टूरिज्म में सिर्फ नंबर से, रेवेन्यू के आधार पर उसको अचीवमेंट नहीं माना जा सकता, जब तक कि हम उस एरिया को भी प्रोटेक्ट करने में, वहाँ की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने में सफल हुए हैं। और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हमारी, जो भविष्य में वहाँ रोजगार तलाशेंगी, क्या उनके लिए हम उसको बचा पाएंगे, जबकि एक बार हम ऑलरेडी डिजास्टर वहाँ देख चुके हैं। तो इसलिए उस बात पे विचार करना जरूरी है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अभी एकांगी है, एक यूनिलेटरली देखती है कि इसमें कितना राजस्व आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या इतने लोग पर डे वहाँ आने चाहिए, क्या वहाँ पर प्रतिदिन आवाजाही पे कोई रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ऐसी कोई कैपेसिटी से रिलेटेड भारत में कहीं पर को किसी स्टेट ने ऐसा कुछ किया है? हाँ, ऐसा नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में, और खासकर जिन स्टेट्स में इनर लाइन परमिट, हम लद्दाख में गए थे तो वहाँ पर आपको इनर लाइन परमिट लेकर जाना पड़ता है, निश्चित संख्या में परमिट जारी होते हैं, ऐसा नहीं कि दिन में असीमित परमिट जारी कर दें। तो वो धारण क्षमता को लेके
जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वो करते हैं, रेस्ट्रिक्शन लागू करते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। इवन और ज़्यादा क्रेज़ रहता है उन स्थानों का जहाँ पर आप सीमित संख्या में प्रतिदिन जा पाते हैं, तो अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए लोग वेट करते हैं, वहाँ पर बुकिंग कराने के लिए इंतज़ार करते हैं। उत्तराखंड में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर हाई कोर्ट के कुछ कुछ फैसले आ रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे कुछ आप बता सकते हो? देखिए, पर्यावरण को लेके जनरली जितने भी हाई कोर्ट्स हैं पूरे देश में, तो उसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट पायनियर है। शुरुआत से जब से उत्तराखंड हाई कोर्ट बना है तो तब से लगातार यहाँ के पर्यावरण संरक्षण को लेके अगर इस राज्य में कोई संस्था सबसे अग्रणी तरीके से काम कर रही है तो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, जिसने समय समय पे, अगर आप माइनिंग रेगुलेशन से लेके फॉरेस्ट कंजर्वेशन से लेके जितने हमारे नेशनल पार्क हैं, ये हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, वाइल्ड लाइफ है स्टेट की, उनके प्रोटेक्शन को लेके, और यहाँ तक कि अभी 2022-23 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक तरह का इनिशिएटिव लिया था। इस हद तक का इनिशिएटिव था जो न सिर्फ फाइलों में और अदालतों के अंदर था, बल्कि जजेस ने प्रैक्टिकली ज़मीन पर निकल के, कोर्ट ने स्वयं मौके पर आके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके जागरूक भी किया और कई सारे आदेश उसमें पारित किए, गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया, गवर्नमेंट को उन्होंने ऐसी डायरेक्शंस दी कि जो EPR है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसके तहत जो उत्पादक जिनके प्रयोग जो उत्पाद यहाँ आ रहे हैं, जैसे खाद्य पदार्थ हैं, चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो उनके जो वेस्ट है, जो उसका पैकेट है, जो उसकी बॉटल है, उसका यहाँ डंप किया जा रहा है उत्तराखंड में, तो उसको लेके उन लोगों की लायबिलिटी रूल्स में फिक्स है, जो प्रोड्यूसर है, कि वो या तो स्वयं उस कचरे को उठाने का प्रबंध करें, या फिर वो नहीं संभव है प्रैक्टिकली, तो जो लोकल हमारी बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी या रूरल लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उसको कंट्रीब्यूट करें, उसका एक असेसमेंट हो कि मेरा इतना प्रोडक्ट सेल हो रहा है इस एरिया में, इतना उसका वेस्टेज है, इतना उसका रैपर है, और उसको यूज़ करें। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कंटिन्यूसली हर मैटर पे जब भी कोर्ट के सामने ऐसे इश्यूज़ आए हैं तो उस पर कॉग्निजेंस लिया है। तो जैसे इसका मतलब लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जैसे लेस की एक कंपनी है, उसने 100 पैकेट बेचे किसी एरिया में पहाड़ के, तो वो पैकेट के रैपर उठाने की जिम्मेदारी या तो कंपनी ले या फिर उस एरिया के जो वन पंचायत या नगर पालिका है उसको पे करे। जी बिल्कुल, 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल EPR को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी। तो उसके तहत जो उत्पादक है वो ऐसा नहीं कि वो आपके यहाँ अपना प्रोडक्ट बेच के चला गया या टूरिस्ट उसका प्रोडक्ट खरीद के ले आया और आपके यहाँ डंप करके चला गया। आपकी जो नगर पंचायत है, जो हम नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, उसकी एक सीमित कैपेसिटी है, सीमित फंड है, वो उस कचरे को उठाने के लिए उतने संसाधन नहीं रखती कि उसको उठा के जहाँ प्लास्टिक वेस्ट की प्रोसेसिंग होती है तराई में या नैनीताल ज़िले में, ऊधम सिंह नगर में, देहरादून में, वहाँ तक ले जा सके। तो उसके लिए EPR का सिस्टम पूरे देश भर में लाया गया। कई राज्यों ने इसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, EPR में अच्छा कलेक्शन भी किया और कंपनीज़ को बाउंड किया, अपने सेपरेट रूल्स भी बनाए। और उत्तराखंड में इसमें दुर्भाग्य ये रहा कि इसका नोटिस ही नहीं लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी। 2016 के बाद सीधे 2022 में जब हाई कोर्ट में इशू रेज हुआ, तब जाकर पता चला कि EPR नाम की भी कोई चीज़ थी जो इम्प्लीमेंट करनी थी। तो उस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके फिर गवर्नमेंट ने बताया कि साहब हमने रूल्स बना दिए हैं। उन्होंने रूल्स ये बनाए थे कि उसमें कुछ बल्क जनरेटर हैं, जैसे बल्क वेस्ट जनरेटर, जैसे बैंक्वेट हॉल हैं, होटल्स हैं, तो वो लोगों के लिए क्या था कि जो शहरों के अंदर आपकी गाड़ियाँ घूमती हैं तो वो हर घर से कूड़ा कलेक्ट करती हैं और उसमें भी प्राविधान है, सेग्रीगेटेड कंपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें जैविक अजैविक कूड़ा ले जाने के। लेकिन जो बड़े बल्क जनरेटर्स हैं तो उनके लिए वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उनको वो ट्रांसपोर्टेशन भी खुद करना है। वो ऐसा नहीं कि वो 50-60 रुपये में उसी गाड़ी में अपना वेस्ट ले जाए, तो उसको बल्क जनरेटर को सेपरेट कैटेगरी में रखा गया था। तो वो भी यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि होटल वाले का कूड़ा भी उस शहर के अंदर वही गाड़ी ले जा रही थी जो घरों से ले जा रही है, और वही 60 रुपये वो भी दे रहा है और वही 60 रुपये घरेलू उपभोक्ता से भी ले जा रहे हैं, प्रयोगकर्ता से। तो वो जो बल्क जनरेटर की कैटेगरी है वो डिफाइन हाईकोर्ट ने दोबारा से करवाई, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराया, कई जगह चालान भी हुए। फिर बड़े पैमाने पे ये स्थिति सामने आई कि शहरों को छोड़ के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कूड़ा प्रबंधन की कोई प्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। तो फिर कोर्ट ने लगातार गवर्नमेंट को बाउंड किया, डायरेक्शंस इशू की, अथॉरिटीज़ को वहाँ पर्सनली प्रेजेंट भी करवाया। उसके बाद इतना सुधार जरूर हुआ कि गाँव में कूड़ादान लगे
और कई जगह उसको कलेक्शन सेंटर भी बनाए गए। उसके अलावा कोर्ट ने एक डायरेक्शन ये भी दी थी कि हर जगह एक लैंड फिल साइट आइडेंटिफाई करके वहाँ पे या तो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, फिर या वहाँ पर अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे कलेक्ट किया जाए और दूसरी जगह जहाँ प्रोसेसिंग यूनिट है आसपास में वहाँ तक उस प्लास्टिक वेस्ट को ले जाया जाए, ताकि उस स्थान का संवेदनशील जो पर्यावरण है उस प्लास्टिक के तले जो दब गया है उससे उसको निजात मिल सके। तो क्योंकि प्लास्टिक जो है सबसे खतरनाक इनमें वेस्ट में से बताया गया है जिसको कि डिस्पोज करना तो संभव वैसे ये नहीं। कंपनियां अभी करती हैं उत्तराखंड में? हाँ, अब इसमें गवर्नमेंट ने ये किया है कि ईपीआर के रूल्स जब बनाए उसके बाद उनको रोल पे लेना था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पंजीकरण करवाए, इनका पंजीकरण करवा के उनको एनुअल टारगेट दे। ऐसा उसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप 100% कूड़ा पहले ही साल में उठा लेंगे। उसमें जो वेस्ट जनरेटर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको टारगेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तय करना था कि इस साल 10%, अगले साल 20%, 30%, या फिर वो कूड़ा नहीं उठा रहे हैं तो 10% कंट्रीब्यूशन, 20% कंट्रीब्यूशन उनका तय करना था। तो वो तय करने में ही इतनी दिक्कतें आ गई कि पहले तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाए। जो हमारा पोर्टल यहाँ खोला गया तो उसमें गवर्नमेंट के सामने की स्थिति सामने आ गई कि कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनके प्लांट्स यहाँ है ही नहीं, जो कि किन्हीं अन्य राज्यों में अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो यहाँ लेके आ रहे हैं। तो उस परिभाषा में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को भी लाने का प्राविधान था, उसको फिर लागू किया गया कि जो उनके डीलर्स हैं यहाँ पर, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाए कि उस कंपनी को वो बाउंड करें, क्योंकि उस कंपनी का इस क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का यही कर रहे हैं। तो वो जो प्रोड्यूसर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको उस नियमों के तहत राज्य सरकार के जुडिक्शन में आने के कारण उनको लाया गया। तो अभी ये हुआ है कि उसमें इतना सुधार हुआ है पिछले 5 सालों में कि अभी लगभग 15 से 20% प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनके टारगेट तय हो चुके हैं, जो कि अपनी लोकल पंचायत या नगर पालिका को कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं और उसको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अपना एनुअल ऑडिट जारी भी कर रहे हैं, वहाँ जमा भी कर रहे हैं। बड़ी कंपनियां भी ऐसी? हाँ, इसमें बड़ी कंपनियां हैं। इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पार्ले है, बहुत सी कंपनियां हैं जो कि जिनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और वो कुछ खासकर टूरिज्म वाले जो इलाके हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा यूज़ टूरिस्ट करता है, तो उसको लेके, और कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन की थी कि जितनी भी टैक्सीज़ हैं, जितने व्हीकल्स आएंगे, एंटर करेंगे बाहर के स्टेट के, तो उनमें एक इनबिल्ट डस्टबिन होगा जिसके कि वो बाहर ना फेंकें। लेकिन उसके लिए आरटीओ को पावर भी दी, रूल्स में अमेंडमेंट भी किया गया, मोटर व्हीकल रूल्स में उस पर चालान की भी व्यवस्था की गई, लेकिन वो इम्प्लीमेंट शायद नहीं हो पा रहा, अथॉरिटीज़ का ध्यान नहीं है। पर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी शुरुआत कम से कम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद शुरू हो चुकी है और कुछ कंपनियों को इसके दायरे में लाया भी गया है। और बाकी की प्रक्रिया भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उससे वेबसाइट से पता चलता है कि वो चल रही है, उनको टाइम दिया हुआ है। इसमें एक हम वो भी देखते हैं कि जैसे बार बार पहाड़ों में कोई भी नया कस्बा जब बसता है तो उसके, जैसे नैनीताल में ही है, हम एंट्री करते टाइम कूड़े का एक पूरा ढेर वहाँ पर को बना होता है। और आप अल्मोड़ा चले जाओ, आप पिथौरागढ़ चले जाओ, कहीं पर को भी इसको लेकर कोई डायरेक्शन है कोर्ट के? बिल्कुल, बहुत इसमें ना 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो फ्यूचर में जो वेस्ट जनरेट होगा उसका मैकेनिज़्म बनाना, जो कि नियमों के तहत है और जो अथॉरिटीज़ अब सीख रही हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक वेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं लीगेसी वेस्ट, जो कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि कई महीनों सालों से वहाँ पड़ा हुआ है। जैसे ऋषिकेश में इस बार वो पहाड़ से, आप पहाड़ों में जहाँ भी जाएंगे तो अब तो लगभग जहाँ भी आबादी है, जहाँ नगर पालिकाएँ हैं या नगर पंचायत क्षेत्र हैं या नगर निगम से, तो वहाँ पर दिखाई देता है कि कूड़े के निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था न होने के कारण हिल स्लोप से कूड़ा गिराने की व्यवस्था रही है। और उससे ये होता है कि उस शहर में एंट्री करते समय या उससे एग्जिट करते समय एक इलाका है जहाँ से बहुत स्मेल आती है और लोग नाक पे कपड़ा रख के वहाँ से गुजरते हैं। तो वो लीगेसी वेस्ट को क्लियर करने के लिए भी कोर्ट ने टाइम बाउंड डायरेक्शंस दी थी। तो उसमें काफ़ी कचरा क्लियर भी किया गया था, कोर्ट ने मॉनिटर भी किया, हर तारीख पर मंगाया अभी। लेकिन उसमें दुर्भाग्यवश ये हुआ कि जब तक कोर्ट मॉनिटर करती रही, जब तक वो तारीखों पर सुनवाई होती रही, तो तब तक तो वो काम हुआ। लेकिन उसके बाद वो लीगेसी वेस्ट पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान देना छोड़ दिया, अथॉरिटीज़ ने, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी इसलिए हाथ खड़े कर देती है कि जो कूड़ा प्रबंधन का कार्य है ये लोकल बॉडीज़ का है, ये सरकार सीधे सीधे राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जो लोकल बॉडीज़ हैं वो उनके अपने बहाने हैं, उनका कहना है कि हमारे पास प्रॉपर बजट नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है। उसी याचिका के तहत आपने हल्द्वानी में देखा होगा कि यहाँ पर हल्द्वानी शहर में एक अलग प्रकार की व्यवस्था की गई थी जिसमें व्हीकल्स परचेज करके
हर जगह हर मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जो कूड़ा कलेक्ट करते, सेग्रीगेशन की व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पर जो उसका टैक्स होता है, सेस होता है, जो यूजर चार्ज होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए एक बैंडी सेना बनाई गई थी, जिसको काफ़ी रिकॉग्निशन मिला। तो ऐसा नया इनिशिएटिव हल्द्वानी ने शुरू किया था, क्योंकि लोकल बॉडीज़ की प्रॉब्लम यह है कि वो कूड़ा नियंत्रण के लिए पैसा कहाँ से लाएं। अभी हल्द्वानी में जैसे इनिशिएटिव शुरू हुआ कि कलेक्शन काफ़ी बढ़ा, पहले से जो व्हीकल वाले वहाँ जाते थे, कूड़ा गाड़ी जाती थी, तो वो या तो पैसा लेते थे तो पूरा जमा नहीं कराते थे, या फिर पैसा उनको मिलता ही नहीं था। लेकिन अब एक अलग से टीम बनाई है जो कलेक्ट कर रही है, और उसमें स्थानीय महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह को इन्वॉल्व किया है, तो वो थोड़ा इफेक्टिव काम कर रहे हैं। तो उससे कुछ पैसा जनरेट हो रहा है जो कि कूड़ा प्रबंधन में काम आ रहा है। तो ये एक मॉडल था जो हल्द्वानी में इस्टेब्लिश किया था। इसी की अपेक्षा की गई थी कि अन्य निगम, अन्य पालिकाएं भी इसको फॉलो करें। तो लोकल बॉडीज़ को तो पहले फंड जनरेट करना है, तभी वो कूड़ा निस्तारण भी कर पाएंगे। और लेकिन साथ ही एक समस्या बड़ी लास्ट में आती है कि आपने कूड़ा कलेक्ट भी कर लिया, सेग्रीगेट भी कर लिया, उसको आपने अपने यहाँ ढेर भी जमा कर लिया, लेकिन आप उसका निस्तारण कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि सॉलिड वेस्ट के, प्लास्टिक वेस्ट के, और जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, उसके मैनेजमेंट के लिए प्लांट्स लगाए जाएं। राज्य सरकार को डायरेक्ट किया था कि इसके लिए वो फंड जनरेट करे, और हर शहर में एक ज़मीन आइडेंटिफाई करे जहाँ भी संभव है, या 2 शहरों की है जहाँ पे इस तरह के प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाएँ। तो कुछ जगह तो किए भी गए हैं अभी हाल में, 4-5 प्लांट हाँ, 4-5 प्लांट कुछ क्षमता में चल रहे हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता पूरे स्टेट में जहाँ अर्बनाइजेशन है वहाँ ज़रूरत है। इसमें अभी एक उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा वनों से संबंधित भी आता है। हम पिछले कुछ सालों से एक चीज़ ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों के और जंगलात या फिर जंगल का जो वन विभाग है, इसके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा हम लगातार कहीं पर को देखते हैं। जैसे एक वन पंचायत की ज़मीन को लेकर होता है, या फिर वनों पे अधिकार को लेकर कहीं पर को होता है। तो इस पे पूरा का पूरा आपका क्या टेक है? जो उत्तराखंड का जो पारंपरिक व्यवस्था है ना, यहाँ पर जो वनों का प्रबंधन है वो पूरे देश से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे समुदाय आधारित है पूरी तरह से। अब वन पंचायत का आपने नाम लिया, तो पूरे देश में और कहीं आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी वन प्रबंधन की। तो जो 1980 में जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, तो उससे पहले उत्तराखंड राज्य के अंदर, जो तब तत्कालीन उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो उसके अंदर जो ब्रिटिश टाइम से फॉरेस्ट्स का मैनेजमेंट था वो उसी तरीके से चला आ रहा था। लोकल समुदाय इन्वॉल्व रहते थे, उनको राइट्स थे वहाँ से दोहन करने के एक सीमित क्षमता तक अपनी आवश्यकता के अनुसार, और उसके अलावा उन लोगों को जंगल में आवाजाही, और एक तरह से वो वन विभाग के आँख और कान का काम करते थे, जो भी लोग जंगलों के आसपास या जंगलों में रहते हैं या टेक्निकली जो फॉरेस्ट थे। उसके बाद जब 1980 में एक्ट बना, तो कंजर्वेशन एक्ट बनाते समय ये जो राज्य की विशेष आवश्यकताएं थी उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। सेंट्रल एक्ट बना तो उसमें नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी ये सब डिफाइन कर दी गई, लेकिन यहाँ जो चराई के अधिकार थे, यहाँ खत्तों में रहने वाले लोगों के पशुपालन के अधिकार थे, और वो लोग जो वहाँ सालों से, अपनी पीढ़ियों से आजीविका वहाँ पे कमा रहे थे, उन लोगों के अपने राइट्स थे, एग्रो फॉरेस्ट्री के राइट्स थे, खेती भी होती थी कई जंगलों में, तो वो सबको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो उससे क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि एक प्रकार का वन कानूनों में और लोगों के अधिकारों में एक प्रकार का सीवियर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, कि वही लोग जो पीढ़ियों से उस जंगल में जाके लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, घास इकट्ठा कर रहे थे, आज फॉरेस्ट गार्ड उनको अपने अधिकारियों के आदेश पर रोकने लग गया, उनको जाने से रोकने लग गया। तो उनका जो एक प्रकार का नेचुरल अटैचमेंट था, कई जगह ये भी था कि लोगों ने जंगल देवता के नाम पे समर्पित किए हुए थे, कि वहाँ कोई शिकारी, कोई खनन करने वाला या ऐसे लोगों को बिल्कुल एंट्री नहीं देते थे इस नाम पे कि ये पवित्र है। तो यहाँ पर ये भी व्यवस्था रही है। तो बाद में जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो राज्य की चिंताओं को या इस क्षेत्र की चिंताओं को कभी एड्रेस नहीं किया गया, क्योंकि ये बहुत छोटा क्षेत्र रहा होगा पूरे देश के मुकाबले, लेकिन कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन ना होने के कारण उसको एज इट इज़ लागू कर दिया गया। और दूसरी समस्या तब आई जब 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने FRA लागू किया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो उसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स और जो अदर रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया। उसमें पर्सनल राइट्स देने हैं, उसमें आपको कम्युनिटी राइट्स देने हैं, और आपको एक लेवल तक एक्सट्रैक्शन के भी राइट्स देने हैं, यानी कि जो कि उत्तराखंड की समस्या का समाधान था, जो कि 1980 के एक्ट ने एड्रेस नहीं की थी, पर 2006 के एक्ट ने उसको एड्रेस करने का प्रयास किया था प्राविधानों में। तो वो जो एक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन की इतनी पुअर स्थिति है स्टेट के अंदर कि
97% जो दावे हैं उसमें क्या प्राविधान है कि अगर आप 3 पीढ़ियों से किसी वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं जो अब टेक्निकली वन है, या आप वहाँ पर 75 वर्ष की आपकी रेजिडेंस है आपके परिवार की, तो आपका एक क्लेम उसमें रेज होगा। एक कमेटी उसमें बनाई गई है जिसमें समाज कल्याण विभाग है, वो कमेटी आपके दावों का परीक्षण करेगी। उसमें यानी कि उस क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग लोग, आसपास की जो ग्राम पंचायत है उसका प्रधान, और कुछ और लोग जो आप अपने एविडेंस में ला सकते हैं, वो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि आपका परिवार वहाँ रहता है। और या कोई दस्तावेज आपके पास, चराई का लाइसेंस है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है ग्रेजिंग के जो होते हैं, तो वो आप देंगे। उसके आधार पर आपके दावों का परीक्षण होगा, फिर आपको अधिकार फॉरेस्ट राइट दिया जाए या ना दिया जाए ये तय होगा। तो 97% दावे आज भी यहाँ तय नहीं हुए हैं स्टेट में 2006 से आज तक। 2023 में हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी करी कि सरकार लगातार सोई हुई है, वो फॉरेस्ट राइट्स पे कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही लोगों के। तो उस पर 2 महीने का टाइम लिया उन्होंने, 4 महीने का टाइम लिया गवर्नमेंट ने। वो 4 महीने बीतने के बाद भी दिसंबर 2023 से कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपके राइट्स अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुए, आपको पट्टा नहीं मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले चल रहे थे। और फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी प्राविधान है कि जब तक आपके दावे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तय नहीं हो जाते, डिसाइड नहीं हो जाते, तो तब तक आपको इविक्ट नहीं किया जाएगा उस क्षेत्र में। आपको ड्यूरिंग दैट पीरियड इन द इंटरगेनम आपको वहाँ पर बैठाए रखा जाएगा, यानी आपके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ये मानते हुए कि आपका दावा अभी परीक्षण के तहत है। लेकिन उत्तराखंड में वो दावे न तो एक्सेप्ट किए गए न रिजेक्ट किए गए। और 2020 में जनजाति कार्य मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने संसद में एक बयान दिया था जिसमें ये बात सामने आई थी कि उत्तराखंड में सिर्फ 3% जो क्लेम्स हैं उन पर डिसीजन हो पाया अभी तक। पूरा उन्होंने स्टेट वाइज डाटा दिया था। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थिति को देखा कि कई राज्यों में पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उन्होंने भी एक डायरेक्शन दी कि जब तक फॉरेस्ट राइट्स के दावों का परीक्षण होकर उनका निस्तारण नहीं हो जाता, एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हो जाते, तो तब तक इन लोगों की बेदखली ना की जाए। लेकिन इसमें दुर्भाग्य की स्थिति है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट उनके दावे एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर पाई, और दूसरी तरफ जो नए नए फॉरेस्ट ऑफिसर्स आते हैं, डीएफओज आते हैं, वो कानून को लिटरली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और उन लोगों को अक्सर घुसपैठिया करार देते हैं। उनको नोटिस दे दिए बेदखली के। 2023 में मास लेवल पर नोटिस दिए गए। कुमेरिया खत्ता है रामनगर में, और यहाँ अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है, मोहान में खत्ता है, और यहाँ रामनगर में है, और भी तराई में कुछ हैं, कुछ जगह गुजरों की आबादियाँ हैं। तो उन सभी क्षेत्रों में डीएफओज ने इविक्शन के नोटिस दे दिए और फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए फॉरेस्ट ऑफेंस के उन लोगों के ऊपर। उनको ये रहन सहन के बारे में नहीं पता कि ये लोग यहाँ पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं और उनके दावे परीक्षण के तहत। फिर वो मामला कोर्ट में गया, कई मामलों में हमने भी स्टे कराया। फिर कोर्ट ने इस बात को कहा गवर्नमेंट से कि आप या तो फॉरेस्ट राइट में उनके दावे रिजेक्ट कर दो, अन्यथा आपका जो नोटिस है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। तो गवर्नमेंट ने माना कि हमसे गलती हुई है इसमें, और जो एक पिछले 1 साल से, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में ही पिछले 1 साल से अवैध अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी ड्राइव चल रही है, जो हर लेवल की गवर्नमेंट लैंड पे चल रही है जगह जगह। तो उसी में कई जगह फॉरेस्ट में भी वो कार्रवाई हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने अपने आदेश में संशोधन किया और ये कहा कि वन ग्रामों में, खत्तों में और टोंगिया पद्धति के विलेज होते हैं जहाँ एग्रीकल्चर होता है, उनमें जो लोग रहते हैं उनके लिए जब तक कोई पृथक से नीति गवर्नमेंट नहीं बना देती तो तब तक उनका इविक्शन ना किया जाए। तो उसके बावजूद, जबकि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में अमेंडमेंट कर दिया, उसके बावजूद जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं बहुत सारे, वो उसको भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम सेंट्रल एक्ट से गवर्न है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हैं और फॉरेस्ट सेंट्रल का सब्जेक्ट है, हम इनको इविक्ट करेंगे। वो फिर भी इविक्शन नोटिस देते हैं, उन लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है। तो एक तरफ उनको उनके राइट्स नहीं मिले, और राइट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आदमी 75 साल से रह रहा है, आज आप शहर में बिजली जला रहे हैं अपने घर में, आपके घर में पानी का कनेक्शन है, आपके आसपास स्कूल भी है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ जो 75 वर्षों से जिसका परिवार रह रहा है, जिसकी पीढ़ियाँ रह रही हैं, तो उसको भी राइट्स दिए गए। एफआरए में ये कहा गया कि वहाँ पे विद्यालय बनेगा अगर कि उसमें कंस्ट्रक्शन इस नेचर का होगा जो फॉरेस्ट के कॉम्पेटिबल हो, यानी एस्बेस्टस की छत वगैरह, या बिजली की लाइन पड़ेगी तो इस प्रकार से पड़ेगी कि वहाँ 10 से ज़्यादा पेड़ ना कट रहे हों। तो इस तरह के जो खत्ते हैं, जो टोंगिया पद्धति के विलेज हैं, जो वन ग्राम है, एक उदाहरण है यहाँ सुंदर खाल एक जगह है, मोहान से पड़ती है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो लोगों की कहानी है कि वो सन 73 में उनको
लाया गया कि पहाड़ में कई जगह वन संरक्षण हो रहा था, तो वो लोग उसके दायरे में आ रहे थे, तो उनको विस्थापित किया गया। तो तब तक उनको सुंदरखाल में रखा गया जब तक आपके लिए कोई जगह नहीं तलाश ली जाती है विस्थापन के लिए। तो वो जगह नहीं तलाश पाए, वो उनके वोट बन गए, वो लगातार उनका सरकारें वोट लेती रही। वो आज भी उसी मिडेवल व्यवस्था में रह रहे हैं, वहाँ कोई लाइट नहीं है, कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं। और रात को वहाँ ये स्थिति है कि कई लोग कहते हैं कि हम कम खाना खाते हैं शाम को, क्योंकि अगर रात को शौच के लिए जाना पड़ जाए तो बाघ का खतरा हो सकता है। कई लोगों पर बाघ अटैक कर चुका है। इस परिस्थिति में लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ के बच्चे अभी भी अंधेरे में पढ़ रहे हैं। वहाँ कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी की नहीं जा सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में आता है। लेकिन वो जो लोग हैं, अगर उनको वन अधिकार मिल गए होते, अगर उनके फॉरेस्ट राइट्स के दावे उनसे मांगे जाते, उन पर कंसिडर किया जाता, तो फिर उसके आधार पे ये तय हो सकता था कि उनको यहाँ स्थान दिया जाए, कहीं और विस्थापित किया जाए न किया जाए, क्या राइट्स दिए जाएँ क्या न दिए जाएँ। बिजली, पानी और सोलर लाइट्स की भी व्यवस्था है उसमें, तो वो सारे राइट्स दिए जाएँ ना दिए जाएँ। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का फॉरेस्ट राइट्स देने के ऊपर फोकस इस स्तर तक का उनका शून्य है कि गवर्नमेंट को के खिलाफ कंटेम्प्ट इशू करनी पड़ी हाई कोर्ट को इस मामले पे। उसके बाद अब थोड़ी सी उसमें प्रगति हुई है, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति है कि समाज कल्याण विभाग जिसको जिम्मा दिया गया है वो फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ डीएफओ एक्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ कई जगह डीएफओ बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की जो लोग 75 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उससे अधिक वर्षों से रह रहे हैं और आज तक जो प्रोटेक्शन का काम करते थे। तो अब अल्टीमेटली ये स्थिति हो गई है कि वही लोग जो कल तक जंगल के संरक्षक थे, वन विभाग के वो आँख कान इन्फॉर्मर होते थे, तो आज वो लोग जंगलों से कॉन्फ्लिक्ट में है। वो वन अधिकारियों को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं, वो अपने हकों पर डाके डालने वाले की तरह देखते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड उनके प्रति एक सब्जेक्ट का है। वन विभाग अपने को मालिक समझता है, जबकि वो सिर्फ संरक्षक है। और उसमें जो वन विभाग की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका है वो भी कन्वेंशनल तरीक़ों से हट के किताबी तरीक़ों में आ गया। जैसे इसका उदाहरण है फॉरेस्ट फायर्स, जो उत्तराखंड में पिछले 2021 से आप देख रहे हैं, 2021 से व्यापक पैमाने पर आग लग रही है। बहुत नुकसान हर बार हर साल लगातार हो रही है। इसमें भी कोर्ट ने मुझे एक मामले में माइकस बनाया हुआ था, तो मैंने उसको 2021 से हम लोग उसको देख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो वन प्रबंधन है, जो फॉरेस्ट फायर का मैनेजमेंट है, वो कम्युनिटी बेस्ड रहा है हमेशा से। ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट में बाहर से अधिकारियों की टीम आएगी और वो आग बुझा लेगी। और जैसे कि अभी कुछ कोशिशें हुई कि भीमताल झील से हेलीकॉप्टर से पानी उठा के बुझाने की कोशिश की गई, तो वो कन्वेंशनल तरीक़ों को बाईपास करके इन तरीक़ों से शायद उस समस्या को एड्रेस नहीं किया जा सकता। पहले क्या होता था कि जो वन पंचायतों में लोग आज रहते हैं या जो वन क्षेत्रों में रहते हैं, वो चाल खाल बनाते थे, अपने जानवरों के लिए भी पॉन्ड बनाते थे, और फायर लाइन पहले बनती थी तो उसमें उनको सीजनल वर्कर के तौर पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था कि फायर लाइन बनाने का एक एनुअल काम होता था कि जिसमें कि जंगलों के अंदर लंबी खाइयाँ खोदी जाती थी, जिसमें स्थानीय आसपास के ग्रामीणों को इन्वॉल्व किया जाता था, उनको रोजगार भी दिया जाता था। तो वो सारे जो कन्वेंशनल मेथड थे, वो कटे हुए पेड़ भी गांव वालों को बांटते वो भी उनको बांटते। 10 पेड़ ले जाने की एक परिवार को अनुमति होती थी, वो उसी को हक हकूक भी कहते हैं। तो उन सब चीज़ों से बाईपास होके आज हम उन अधिकारियों की उन पॉलिसीज पर जा रहे हैं जो कहते हैं कि झील से पानी हेलीकॉप्टर से उठाकर जंगल की आग बुझाई जा सकती है उत्तराखंड जैसे स्टेट में। तो ये मतलब बड़ा प्रश्नवाचक है कि हम अपने पारंपरिक तौर तरीकों को, अपनी कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को, फॉरेस्ट फायर के मिटिगेशन को छोड़ के हम उन किताबी तरीक़ों पर जा रहे हैं जो कि अभी यूएस में आप देख रहे हैं कि वहाँ दूसरे जगह के प्लेन्स यूज करके उसको एक्सटिंग्विश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में वो फीजिबल नहीं है। उत्तराखंड में कम्युनिटी को जब तक फॉरेस्ट से जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी फॉरेस्ट को एक असेट के तौर पर नहीं देखती, लाइफ के पार्ट के तौर पर देखती है। जंगलों से जीवन जुड़ा हुआ है लोगों का, घास पत्ते पेड़ टहनियाँ और चारा सब कुछ उनका उस पर डिपेंड करता है। तो वो उसको खुद प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब उनकी कम्युनिटी जो कम्युनिटी बेस्ड लिविंग है। और एनजीटी ने इस मामले का संज्ञान जब लिया था 2017-18 में फॉरेस्ट फायर्स का, तो उन्होंने ये कहा था उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि आप कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें। आप सिर्फ अभी 2021 का डेटा उनके सामने था, उसमें ये लिखा हुआ था कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट फायर 2021 की थी उसमें सरकारी डाटा के अनुसार 6600 ग्रामीणों ने अपनी भूमिका निभाई थी, जिनको शायद कोई उसके लिए पारितोषिक नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो एक उनकी स्वतः स्फूर्त है, क्योंकि उन्हें अपना जंगल बचाना है, उनको अपने चारे की व्यवस्था करनी है, उनको अपने हक की जो चीज़ें हैं उसको वहाँ से ऑब्टेन करना है। तो एक तरह से
जो कम्युनिटीज़ आज तक जंगलों को प्रोटेक्ट कर रही थी उनको अपने डिटैच कर दिया, उनको आप बेदखल कर रहे हैं, उनको आप फॉरेस्ट का दुश्मन मान रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एज एन एनिमी देखते हैं। वो आज किसी भी, अब यही चीज़ फॉरेस्ट फायर के साथ साथ आप देखेंगे एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में भी यही है कि अभी तक जो ग्रास लैंड्स हैं, आप किसी भी जहाँ टाइगर का मूवमेंट है उन क्षेत्रों में देखेंगे तो जो घास होती है उसके आसपास, तो वो ग्रामीण यूज करते थे चारे के लिए। अभी क्या हो रहा है कि वही क्षेत्र जिनमें उनको जाने की अनुमति थी, वहाँ बड़े बड़े घास के मैदान हैं, टाइगर घात लगा कर आते हैं, और उनकी भी स्थिति यह है कि इंटरफेरेंस इस लेवल तक का हो गया है कि किसी भी जंगल में आप राजाजी पार्क में जाएं, कॉर्बेट में जाएं, तो गवर्नमेंट ये उपलब्धि बताती है कि इस साल हमने एक नया जोन खोल दिया, इस साल हमने एक नया जोन खोल दिया। तो उससे क्या होता है कि जो टूरिस्ट एक्टिविटी है वो बाइफर्केट हो गई है। वो ऐसा नहीं कि जंगल में एक ही रोड है, आज की डेट में 10 रोड हैं, आप 10 रास्तों से जा सकते हैं, 10 रास्तों से टूरिस्ट जा रहा है। तो उससे जो वाइल्ड लाइफ, जो उसकी शांति है, उसके हैबिटेट के अंदर उसकी रहने की स्थिति है, तो उस पर फ़र्क पड़ रहा है, उनके मेंटल लेवल पर फ़र्क पड़ रहा है। ऐसी एलिफेंट्स का है, एलिफेंट्स का भी ये जो कॉरिडोर हैं हमारे, अगर हम इसी क्षेत्र को लें कुमाऊं में, तो मोहान, कुमेरिया ये इलाके हैं, इधर लाल कुआं में भी हैं। तो इन क्षेत्रों में ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कोई रेगुलेशन रहा नहीं, इंडस्ट्रीज़ पे कोई रेगुलेशन रहा नहीं, ये कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं हुए कि कौन सा कॉरिडोर है। और आप कॉर्बेट की स्थिति देखेंगे तो उसके जो अपटेनेंट वो है टाइगर एलिफेंट कॉरिडोर है, तो उसमें रिजॉर्ट्स बने हुए हैं बैक टू बैक। पहले जिन रास्तों से एलिफेंट जाते थे, आज वहाँ जितनी भी राजस्व भूमि रास्ते में पड़ती है, क्योंकि हाथी को पानी की आवश्यकता होती है लगभग 260 लीटर्स पर डे, तो उसको रिवर तक पहुंचना ही होता है। तो वो कॉर्बेट पार्क के रास्ते से होते हुए जो रोड पड़ती है उसको क्रॉस करके गांव के खेतों से होते हुए कोसी नदी पर जाते थे, फिर वहाँ से पाटकोट के जंगल पर जाते थे। तो इनके कन्वेंशनल रूट रहे हैं। तो आज की डेट में वहाँ कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, तो उन्होंने एलिफेंट्स ने अपना रास्ता बदल लिया, वो बहुत समझदार जानवर होता है, तो वो शिफ्ट हो गए। तो वो जब शिफ्ट हो गए तो उनका मूवमेंट अपर रीजन में बढ़ा। तो अब उसमें वन विभाग ने क्या किया कि उन्होंने उनको रोकने के लिए, कि वो रास्ते में हाईवे में गाड़ियाँ भी चल रही हैं, एलिफेंट आ रहे हैं, तो लोग जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, और या कई कई घंटों का जाम लग रहा है। तो उन्होंने एलिफेंट्स को रोकने के लिए एक तरकीब निकाली कि आटे के कट्टों में मिर्च भर के पूरी बाउंड्री पर रख दी। तो उसमें हाथियों ने जब वो टेस्ट किया तो वो वापस चले गए। तो वो मामला फिर कोर्ट में आया, मैंने भी रेज किया था उसको। तो कोर्ट ने कहा तो ब्रूटल मेथड है, इसको तो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया सकता। कोर्ट ने स्टे किया, लेकिन उसका दुष्परिणाम अब ये देखिए कि उसके कुछ समय बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक चौकी में रात को फॉरेस्ट गार्ड खाना बना रहे थे, तो वही हाथी जो आटे का स्वाद नहीं जानते थे, आपने उनको टेस्ट करा दिया, स्मेल भी सिखा दी, वो आके आपके यहाँ डिमोलिश कर देते हैं, सब कुछ तोड़ देते हैं। जो उन्होंने 20 साल में 25 साल में नहीं किया, वो काम आपने ही उनको सिखा दिया, आपने उनकी खान पान की पद्धति बदल दी। तो वो सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आप उस रोड पे जो टूरिस्ट का आवागमन है, जो रात में आवाजाही है उन कॉरिडोर से, वो आप अनरेस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं। और उसी के तहत, उसी के बनस्पत आप देखें कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल स्थानीय लोग हैं, उनका आप उसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल उस जंगल में नहीं करने देना चाहते। आज आप उनका राइट्स भी नहीं देना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ आप टूरिज्म के नाम पे आप इतने जोन आपने खोल दिए कि एक जंगल के अंदर वो जानवर भी शांति से नहीं है। इसको अगर आप उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर आपके घर में 5 कमरे हैं और एक कमरे में आपके मेहमान हैं, आपकी बैठक जो है, तो शायद आपकी प्राइवेट लाइफ घर में चल रही है, आपके बच्चे दूसरे कमरे में, लेकिन आपके अगर हर कमरे में मेहमान बैठे हैं तो शायद कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन बाद आपकी मेंटल पीस अफेक्ट होगी, बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर है। तो यही चीज़ उन फॉरेस्ट में हो रही है, उन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हो रही है। तो एक तरफ हम टूरिज्म के नाम पे हम अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे रहे हैं, और वो कम्युनिटीज़ जो उसको प्रोटेक्ट करती आई हैं, जिनकी वजह से वो जंगल बचा है, उनके लिए हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनके राइट्स हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो इस तरह से आज की डेट में कम्युनिटी वर्सेस फॉरेस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी का परिणाम है कि फॉरेस्ट फायर कंट्रोल नहीं हो पा रही, मिटिगेट नहीं हो पा रही किसी तरह। एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज की डेट में वो कम्युनिटीज़ हाशिए पर हैं जो कि जंगलों को प्रोटेक्ट करती हुए आई हैं। और इसी तरह वन पंचायतें, वन पंचायतों का जो प्रबंधन है, वही एक बड़ा रीज़न रहा है कि जो हमारे यहाँ फॉरेस्टेशन हुआ, वन पंचायतों के थ्रू ही हुआ बड़े पैमाने पे। और आज की स्थिति में है कि वन पंचायतों के कंट्रोल को लेके कन्फ्लिक्ट है, राजस्व विभाग और वन विभाग में तनातनी है उसको लेके। तो बड़ी अजीब सी हास्यास्पद स्थिति है कि गवर्नमेंट कम्युनिटी को हाशिए पर रख के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जो कि उत्तराखंड जैसे राज्य में संभव नहीं है।
जैसे वनों का जो पूरा मैनेजमेंट है उसमें कई बार क्या होता है, सेंचुरी बनाते हैं या फिर कई बार ये होता है कि कॉर्बेट पार्क हमने जैसे एक नेशनल पार्क बना दिया। इन पॉलिसीज़ में लोकल लोगों के राइट्स को कभी कितना आप देखते हो कि लोकल लोगों का राइट्स कितना इन्वॉल्व रहता है? देखिए, इसमें ऐसा कि हर जगह जब भी कोई ऐसे एरियाज़ को डिफ़ाइन किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, तो लोकल कम्युनिटीज़ को कुछ ना कुछ तरीके से जोड़ने की एक व्यवस्था रही है, चाहे वो टूरिज्म से, उस बिज़नेस से। अभी जैसे वहाँ पर जिप्सी के थ्रू जाते हैं टूरिस्ट, तो एक वहाँ पर ईडीसी करके बनाई गई है गांव में, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कमेटी, जिसमें उस गांव के ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा जो आसपास के गांव हैं, और उनको उस एम्प्लॉयमेंट में जो वहाँ पर टूरिज्म का जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा, कि यानी कि गाँव के भी कुछ लोगों की जिप्सियाँ होंगी। तो उस तरह से ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसमें भी इतना घालमेल है कि अब ये हो गया है कि गवर्नमेंट ने जो जिप्सी रन करने की जो टूरिज्म एरियाज़ में पॉलिसी बनाई है, खासकर कॉर्बेट को लेके, उसमें यह है कि जो लोग पूर्व से चला रहे हैं, जो लोग पहले के ऑपरेटर हैं, जैसे रिजॉर्ट ऑपरेटर हैं या पुराने टूर ट्रैवल ऑपरेटर हैं, तो जब उनकी संख्या में कोई संख्या बचेगी तब ईडीसी वालों को मौका दिया जाएगा, लेकिन वो संख्या ही पूरी हो जा रही है। तो इसमें स्थिति ये है कि आज की डेट में रोजगार के नाम पे उन लोगों को जहाँ जोड़ा जाना था तो वो तो हाशिए पर हैं, लेकिन जो लोग उसमें सिर्फ बिजनेस के लिहाज से आए हैं, जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए हैं, तो वो लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो एक तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके, वो कस्टमाइज नहीं है, वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। वो ऐसा प्रतीत होता है कि लिटरली जो आईएफएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है सेंट्रल एक्ट को लागू करने की, वो उसको एज इट इज़ लागू कर रहे हैं। वो भी अंग्रेजों के ज़माने वाला हाँ, वो उसी तरह का वो चल रहा है। जैसे और तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, गोंडा वर्मन के केस में भी कहा है कि फॉरेस्ट की जो फोर्स है वो पुलिस की तरह एक डिस्टिंक्ट फोर्स है। तो वो जब जो आपके जंगलों के अंदर फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, तो ये सब आरामगाह नहीं है, ये सब हैं फॉरेस्ट मॉनिटरिंग मैनेजमेंट के सेंटर्स, जिसमें कि ब्रिटिश अधिकारी विजिट करते समय रुका करते थे, फिर अगले जंगल का निरीक्षण करने जाते थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि इन फॉरेस्ट की फोर्स को बिल्कुल डिस्टिंक्ट रखा जाए, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, चुनाव में इनकी ड्यूटी ना लगाई जाए, इनके वाहनों को एक्वायर ना किया जाए, और इन लोगों को इन्वॉल्व ना किया जाए मतगणना जनगणना इन कामों में, तो ताकि जंगलों के प्रबंधन को एक प्रायोरिटी दी गई। लेकिन जो पुलिस है, उसके अपार्ट आप पुलिस को देखेंगे, अगर पुलिस अपना कानून का जब इम्प्लीमेंट करती है तो पुलिस सोसाइटी को छोड़ के नहीं करती है, पुलिस आपसे भी इन्फॉर्मेशन लेती है, आपके बगल वाले आदमी से भी लेती है। और पुलिस को अगर कहीं जाना होता है, तो कहीं रेकी करनी होती है, कहीं इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो पुलिस सोसाइटी के इन्फॉर्मर्स का यूज करती है। लेकिन उसके बियॉन्ड आप फॉरेस्ट को देखेंगे, तो अगर फॉरेस्ट में रहने वाला कोई उनको कुछ बताना चाहेगा या वो उनको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा, तो उनके लिए वो नोबडी है। तो वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिस तरीके से कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो वो कन्वेंशनल तरीक़ों से ही संभव है, वो किताबी तरीक़ों से संभव नहीं है। इसीलिए फॉरेस्ट फायर को लेके या एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेके लगातार अदालतें कह रही हैं, एनजीटी कह रही है, बड़ी एक्सपर्ट बॉडीज़ कह रही हैं, और स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी आवाज़ उठती है कि उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके और जंगल के बीच में जो सामंजस्य पुराना था उसको दोबारा से पैदा किया जाए, दोबारा से उनके इंटरेस्ट बहाल किए जाए। उसमें कानून की क्या स्थिति है कि जैसे लॉ भी तो जैसे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बता रहा है वो भी तो लॉ के अकॉर्डिंग ही कह रहा है कि आप अंदर नहीं आ सकते हो, ये चीज़ हाँ नहीं कर बिल्कुल, सकते हो। वो कह रहा है, लेकिन जो इसमें कानूनों के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है कि इसी के उलट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसी के साथ साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी है ना। तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट में उन लोगों के राइट सिर्फ फॉरेस्ट ड्वेलर्स के नहीं, उसमें अदर ड्वेलर्स भी हैं। उसमें सिर्फ वो लोग नहीं जो वनवासी हैं या जनजाति हैं, वो लोग भी जो अन्य निवासी हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, गुज्जर हो, कोई भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, तो अदर डॉलर्स को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो जो एफआरए जो कि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है उन कम्युनिटीज़ के लिए, तो वो तो इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है, उसके तहत दावे रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे, स्वीकार नहीं हो रहे, एक्सेप्ट नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ जो कंजर्वेशन एक्ट है उसको उन लोगों पे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जबकि फॉरेस्ट राइट एक्ट एक्सेप्शन कार्व आउट करता है कि ये लोगों के जब तक दावे तय नहीं होंगे तब तक इन लोगों को बेदखल या कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो तो अपना काम उस नाते एक तरह तो ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां उनके फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज करने और जहां एफआरए ने उनको रेस्ट्रिक्ट भी किया है कि जब तक इनके दावे तय नहीं होंगे, जब तक इनके अधिकार प्रदान नहीं होंगे, तो तब तक आप इनके खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कदम नहीं उठाएंगे, तो उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं।